देखो, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हुए या रिएक्ट की कोई भी ऐप बनाते हुए बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, चाहे वो हो गई अब ज़्यादा कोड लिखने से रिलेटेड या फिर अनऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, बट स्टिल गलती तो गलती है ना। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे अनऑप्टिमाइज कोड को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिमूव ऑल अननेसेसरी स्टेप। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत लोगों को लगता है कि इफ एल्स लिख रहे हैं हम, राइट, इफ एल्स का कोड लिखा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा सिंटेक्स कवर कर रहा है, वो टर्नरी ऑपरेटर पर लिखा है तो कम कवर कर रहा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि कम कवर कर रहा है टर्नरी में तो वो ज़्यादा बेटर है, बट ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ा है सामने वाले की, हमारी नहीं, हम तो समझ ही लेंगे कैसा भी कोड है, जिसने कोड लिखा है वो तो समझ ही लेगा। औरों के समझ में आना चाहिए कोड, ये तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, राइट। इनफैक्ट एक बंदे ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसका कोड है फेमस, कि कोड तो कोई भी कर सकता है, स्टूपिड से स्टूपिड इंसान। बेटर कोडर वो होता है जो ऐसा कोड करे कि औरों को एक बार में पढ़ते ही समझ में आता है क्या कोड है, राइट। सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सेकंड, ऑप्टिमाइजेशन के साथ, ये भी नहीं बिल्कुल अनऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैं सारी ट्रिक बताऊंगा जो बिगिनर गलती करते हैं, उसको शिफ्ट करके हमें प्रो कोड बनाना है, राइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बट उसके पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं, जैसे कि रिएक्ट आना चाहिए, नोड जैसा आना चाहिए, और इसमें हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं भी आता टाइप स्क्रिप्ट तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्रामर। व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन लर्न रिएक्ट डेवलपमेंट in 100 days? Yep, if you want to learn React development live and hands-on, then Odin School is here for you with its React Web Development Bootcamp. इस bootcamp में you will get to learn multiple exciting projects like shopping cart app, music player app, etc. along with industry interaction and support, जिसके साथ you can build a rewarding career in web development with Odin School. This is going to be a live instructor-led course with updated curriculum based on industry requirement. So after 3 months, when the course is complete, you will get a chance to get placed with their 500 plus hiring partner. और हाँ, job assurance goes up to 2 years with no limit on interviews that you can attend. वैसे उसके अलावा you will also have resume building session for your mock interviews, session for your behavior skills and more. Link is in the description. Definitely check it out if you want to upgrade your career like these Odin grads. The course fee is 50,000. बट देर इज़ एन स्कॉलरशिप ऑफ 15,000, सो द इफेक्टिव फी जो कि तुम्हें पड़ेगी इज़ ओनली 35,000, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ लाइव कोर्स। ऑल्सो डू कीप इन माइंड दैट दी स्कॉलरशिप इज लिमिटेड टू 100 सीट ओनली, सो गो अप्लाई फॉर द बूट कैम्प नाउ। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेट, क्योंकि पहला लोग भी सब यूज सेट ही सीखते हैं, तो इसलिए उसी के बारे में जानता वाले। देखो, एक मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है रिएक्ट की, और इसमें मटेरियल यूआई का यूज़ किया है और स्टाइलिंग, ताकि बेसिकली स्टाइलिंग दिखे, अदरवाइज बिना यूआई के गंदे दिखता सब। और इधर हम चेक करें, वैल्यू नाम का यूजर सेट से वेरिएबल बना हुआ है, और उसको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे 0 है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, देखो। एंड सिंस टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उसका ये सिंटैक्स है। अदरवाइज पहले मैं जूम करूँ थोड़ा, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा। अदरवाइज इसे हटा के डायरेक्ट ये होता है नॉर्मल JS में, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इसको कि नंबर है, और इंक्रीमेंट फंक्शन है एक डिक्रीमेंट फंक्शन है। इंक्रीमेंट वाले में हमने क्या किया, जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो, मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो रहा बेसिकली। डिक्रीमेंट वाले में -1। और नीचे बटन पे जाते हैं तो इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज वाले पे इंक्रीमेंट दे रखा हमने ऑन क्लिक पे, डिक्रीज वाले पे डिक्रीमेंट दे रखा है। और इनफैक्ट तो छोटा करूँ तो एक ही लाइन में आ गया, अब ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्लियरली दिखे, बट थिंग इस पर क्लिक करूँगा सही काम कर रहा है। इंक्रीज डिक्रीज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट इफ अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ 2 बार, अब 3 बार, और रीलोड करूँ पेज को, 0 है। अब मैं इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा, 3 से इंक्रीज होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर 3 बार इंक्रीज कर रहा है तो 3 बार ही होना चाहिए। देखो 1 से ही हुआ, अब भी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमने पहली बार इंक्रीमेंट किया तो ये जो वैल्यू है ना, ये रेफरेंस की तरह समझ सकते हो, जो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू है, वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू हुआ। मैंने नाम भी ऐसा रखा है जिससे कन्फ्यूजन हो रही है, नाइस। इसको काउंट कर देता हूँ मैं, इसलिए तो क्विक अपडेट करने के बाद मैंने काउंट कर दिया वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने किया काउंट +1, यहाँ पे काउंट की वैल्यू है जो भी इस फंक्शन को कॉल करते हुए हुई। जैसा अगर मैं कॉल करता हूँ पहली बार तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ है, ऑब्वियसली में दिख रही है इनिशियल वैल्यू 0 है,
ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 0। जब हमने किया काउंट +1 तो काउंट की नई वैल्यू गई 1। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुई, इस टाइम पे भी वही हुई जो इस वाली 8 नंबर लाइन पे थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेट काउंट फंक्शन है ये एसिंक्रोनसली काम करता है। तो जब भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ और इस फंक्शन को इन्वोक करता हूँ या कॉल करता हूँ, तो काउंट की वैल्यू जब ये चल रहा है उस वक्त है 0, राइट। और ये जब चल रहा है ये भी उस टाइम 0 ही है, ये जब चल रहा है इसकी भी उस टाइम 0 ही है। इनफैक्ट अगर मैं कर दूँ इसको 5 से इंक्रीमेंट, ठीक है, और एक साथ टाइम आउट लगाऊँ 4 सेकेंड का, और उसके बाद इसे डिक्रीमेंट कर दूँ 3 से। सो बताओ, अब मुझे बताओ इंक्रीज बटन दबाते क्या होगी वैल्यू? क्योंकि तुम बोलोगे कि 5 से इंक्रीमेंट हुआ तो पहले 5 आ जाएगी, उसके 4 सेकंड बाद ये कॉल होगा तो 3 से कम हो जाएगी, 5 में से 3 गया 2 होनी चाहिए। इंक्रीज करते हैं, देखो क्या हो गया, -3। ये क्या हुआ? हाँ, इस फंक्शन के कॉल होते हुए, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल होते हुए जो काउंट की वैल्यू थी हमेशा ही उसको एज ए रेफरेंस लेगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ कर दिया हमने, इंक्रीमेंट को कॉल करते ही पहले 5 से इंक्रीज़ कर दिया। अब काउंट की नई वैल्यू है 5, एज यू कैन सी। ठीक है, बट ये जो काउंट है इसका उससे कुछ लेना देना नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा वही है जो इंक्रीमेंट को कॉल करते वक्त हमने रखी है, जो कि थी 0, राइट। आई होप समझ पा रहे होंगे। जैसे इंक्रीज़ करूँगा मैं, रीलोड करके देखो दोबारा, तो मैं इस बार साथ में बता दूँगा। इंक्रीज़ किया, इससे इंक्रीज़ हो गई 5, लेकिन जब ये हुआ -3 तो यहाँ पे तो काउंट की वैल्यू 0 की हमेशा से, राइट। उसमें से -3 हो गया तो इसलिए -3 आया है। आई होप ये चीज़ समझ आएगी। तो इसका काउंटर पार्ट क्या है? एक ही तरीका है बेस्ट। यहाँ पे हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, दिस फंक्शन, और ये रिटर्न करेगा वैल्यू को जो भी काउंटर में सेव होगी। तो अगर मैं कर दूँ रिटर्न 500 सेव, नाउ यू विल सी जैसे इंक्रीज दबाऊंगा काउंट की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और ऊपर से हम प्रीवियस वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखूँगा प्रीवियस वैल्यू। अब ये रेफरेंस की तरह नहीं है, ये एक्चुअल प्रीवियस वैल्यू है। मतलब अगर मैं कर दूँ प्रीवियस प्लस 500 या फिर 1 ही रखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन ईजी है, तो इंक्रीज़ करूँ वही होता जा रहा है। प्रीवियस वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, दोबारा इंक्रीज करूँगा प्रीवियस वैल्यू 1 है, दोबारा इंक्रीज करूँगा प्रीवियस वैल्यू 2 है, उसमें 1 प्लस हो रहा है, मतलब वहाँ तो 6 होगा, आप दिखाता हूँ 1। अब प्रीवियस वैल्यू 1 है, उसमें 1 प्लस होगा, 1 + 1 2। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू 2 है, उसमें 1 प्लस होगा। कुछ लोग उसको करंट भी मानते हैं, सो करंट वैल्यू, तो जो भी ज़्यादा रीडेबल लगे तो मैं उसको रख सकता हूँ, मैं प्रीवियस ही रखता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ ऐसे, अब भी ये सही काम करेगा। अब मैं रीलोड करके इंक्रीज दबाऊँगा तो रैदर देन 1 से इंक्रीज हो डायरेक्ट 2 से इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जब मैं इंक्रीज दबाऊँगा वो डायरेक्ट 2 होगा। क्यों? इंक्रीज दबाते पहले ये कॉल हुआ, प्रीवियस वैल्यू क्या है अभी 0, तो 0 + 1 1। अब प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, 1 + 1 2। तो ये तरीका है। और टू मेक सिंटैक्स शॉर्टर हम क्या करते हैं, हमें ये रिटर्न करना है ना, फिर ये हटाओ रिटर्न की ओर हटाओ और यहाँ से कॉलन रहो। अब ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये छोटा सिंटैक्स है। नीचे भी हम ये करेंगे बस डिक्रीमेंट वाले को -1। तो ये तरीका है एक बेटर अप्रोच जब भी हम यूज सेट के साथ काम करेंगे। मेक श्योर कि यूज़ करो प्रीवियस वैल्यू को। देखो एक और मज़ेदार चीज़, मैंने फंक्शन बनाया ऐड टू कार्ट। ये क्या करता है, सिंपली कोई भी क्वांटिटी लेता है और उसे कंसोल कर देता है क्वांटिटी एडिड टू कार्ट। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। अब जैसे इंक्रीमेंट करेंगे हम, या इंक्रीज़ करने के बाद मैं ऐड टू कार्ट पे कॉल कर दूंगा और क्वांटिटी भेज दूंगा जो भी है। ठीक है, एंड इसको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए रियल लाइफ सिनेरियो से मैच कराता हूँ। मान लो हमारी कार्ट है, ठीक है, कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट एडिड है। अब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी या तो हम बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, तो उस तरीके से मान सकते हो। ठीक है, तो इस फंक्शन को अपडेट कार्ट भी बोल सकते हैं हम, अपडेट कार्ट। ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा, वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और
अभी तो बस कंसोल लॉग करता है, बट एक्चुअल में मैं मान लो रिडक्स में स्टोर करनी हो या अपडेट करनी हो कार्ट, तो क्वांटिटी में मिल रही है, हम अपडेट कर देंगे। चलो अब इसको चेक करते हैं कैसे अपडेट होगी। ये मैंने कंसोल खोला, इंक्रीज दबाऊंगा तो यू विल सी एक वैल्यू आ गई, क्वांटिटी एडिड टू कार्ट 0, जबकि हमने लिटरली यहाँ पे कर दिया अपडेट इसके बाद, और क्वांटिटी रिसीव हुई है बट 0। इंक्रीज दोबारा करेंगे 1, अब यहाँ 3 हुई है तो वहाँ 2 हुई है। तो तुम्हारा भी देख के होगा कि दिमाग खराब, मतलब इसे देख के थोड़ा दिमाग खराब होगा कि गधा है क्या कर रहा है बेवकूफ़। इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, वहाँ 4 से हो गई, तो लेट ही की चले जा रहा है। लाइक आई सेड ये एसिंक काम करता है, ठीक है। तो इससे पहले ये कॉल हो जाता है, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, पहला तो यही है कि इसको कॉल कब करूँगा, इसको मैं रैप करूँ इसमें और रिटर्न करूँ ये, ठीक है सेम। इससे पहले इसको कॉल कर दूँ। अब मैं ज़रा रीलोड करता हूँ। अब देखो इंक्रीज दबाऊंगा तो देखना, इंक्रीज क्वांटिटी एडेड टू कार्ट 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ तक लिटरली हमें दिख रहा है कि 0 ये अपडेट तो इसके बाद में कर रहे हैं ना, राइट। तो ये तरीका भी काम नहीं किया। सो व्हाट वी कैन डू इससे बेटर, इनफैक्ट सबसे बेटर वी कैन यूज़ इफेक्ट। मैंने स्निपेट से सिंटैक्स कॉपी किया और यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट किया, सब कुछ क्लीन करके। मैं यहाँ डिपेंडेंसी क्यारे में सबसे पहले तो ऐड करूँगा काउंट को, कि अगर काउंट को चेंज होता है उस टाइम पे हमें अपडेट कार्ड को कॉल करना है, व्हाइल पासिंग काउंट, बस। सो रादर दैन हमें उसके बाद लिखने के इसे लिखना है यहाँ पे, और ये भी होगा क्योंकि माउंट हुआ है लिटरली इसलिए, और स्ट्रिक्ट मोड की वजह से 2 बार कॉल हुआ है। तो अब अगर इंक्रीज़ करूँगा 1 होते 1 आ गया, 6 आते 6 आया लास्ट, राइट, क्योंकि जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है उसके बाद में दोबारा से कॉल होता है यूज इफेक्ट। तो ये तरीका है बेटा, ठीक है। अब कंसोल को उठा के और भी यूज सेट से रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ, इनपुट से रिलेटेड। ना देखो मैंने साइड में फॉर्म बना लिया, ठीक है, इसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इस पर क्लिक होते ही ये ऊपर पहुँच जाता है, और ABC नेम लिखो, ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, एंड आई एम यूजिंग MUI ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर सबमिट फॉर्म बटन, इस पर क्लिक करूँगा तो बोलेगा पहले लिखो क्योंकि रिक्वायर्ड कर रखा ट्रू। इन फॉर्म में अगर मुझे दिखाना हो सो ये रहा टेक्स्ट फील्ड, ये रहा टेक्स्ट फील्ड, और ये रहा पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब ये जो है ये प्रो वर्सेस नूम नहीं है, ये मोर ऑफ अ वेरिएशन है, मतलब दोनों ही जस्टिफाइड है डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कैसा बेटर लग रहा है। मैं दोनों दिखाता हूँ कैसे। एक वेरिएबल बनाएंगे हम यूज स्टेट से, नेम सेट नेम, यूज स्टेट कॉपी पेस्ट करूँगा 3 बार और ये हो जाएगा ईमेल, सेट ईमेल, पासवर्ड और सेट पासवर्ड, एंड इसको स्पेसिफिकली भी बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग रहेगा। तीनों के केस में ही। और अब यहाँ जाके वैल्यू में पास कर देंगे नेम, और ऑन चेंज पे कर देंगे सेट नेम को कॉल वाइल पासिंग e.target.value, e.target.value। सो बेसिकली ई का मतलब इवेंट टेस्ट पे और करा तो चेंज इवेंट, ठीक है। तो उसके अंदर से e.target.value करके जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। बट इस पर टाइप करूँगा कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट कंसोल लॉग भी करूँगा मैं नेम को, और कंसोल चेक करें ये मैंने किया रीलोड ताकि ढंग से देख पाएँ, और यू विल सी सबसे पहले हमें एरर दिखेगा एक, पहले तो अनडिफाइंड है, इस पर टाइप करूँगा तो यू कैन सी बॉटम में जो भी टाइप करना लिख सकते हैं, बट उससे पहले बहुत सारा कुछ एरर आ गया। अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। सो ये क्यों आया, हमने वैल्यू पास करी है जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। नेम या तो स्ट्रिंग हो सकता है अनडिफाइंड, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दें सब में,
एंड इफ आई ओवर नाउ यू कैन सी नेम ईमेल और ये सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकते हैं। सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, इसको करने के साथ ही यहाँ पे हमें एरर नहीं मिलते। इनफैक्ट अब इसको चेंज करो तो सही काम कर रहा है, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके हम ईमेल के लिए कर सकते हैं। सेम पासवर्ड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, अब सही काम करेगा। जो भी हम लिखेंगे उसके वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, राइट। इनफैक्ट अगर देखना चाहें तो ईमेल पासवर्ड तीनों को करके देखें तो जो भी यहाँ लिखे हैं यहाँ मैं देख सकता हूँ साइड में। जैसे अगर मैं नेम में लिखता हूँ अभी, तो यू कैन सी अभी, इसमें फिर मुझे लिखना हो abc@gmail.com, यू कैन सी अभी@gmail.com, और उसके बाद में कुछ पासवर्ड लिखना तो वो भी देख सकता हूँ। तो तीनों चीज़ें मुझे दिखनी है। बट सिंस हमने क्या रखा है कंसोल लोगो डायरेक्टली, तो जैसे ही ये बार बार चेंज भी होती है कंसोल लोगो हमें दिख ही जाता है चेंज होते वैल्यू। सो वी कैन ऐड दिस इन अ फंक्शन, और वो फॉर्म पे हम ऑन सबमिट फंक्शन लगा सकते हैं, ऑन सबमिट, और यहाँ लिख सकते हैं सबमिट हैंडलर, कौन सबमिट हैंडलर, और उसके अंदर ही कंसोल लोगो रखे हैं। सो नाउ इफ आई रीलोड, मैं कितना भी टाइप कर लूँ कुछ वैल्यू नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस मैं सबमिट करूँगा। एंड सबमिट करूँगा, ओके पहले ईमेल देनी है, और सबमिट करूँगा तो यू कैन सी मैं क्लियरली तीनों चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ वन वे कि मैं यूज सेट से पहले वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, और सबके अंदर वैल्यू दे दी और ऑन चेंज दे दिया, फील्ड के कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब नेम वाले में नेम का, ईमेल में ईमेल का, पासवर्ड में पासवर्ड का, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है क्या, मैं रात दिन सबके अलग अलग बनाऊँ, उसके बजाय मैं एक ही बना दूँ, मतलब मैं इन तीनों को कमेंट करूँ फॉर अ मोमेंट। इनफैक्ट इसके बजाय मैं एक बनाता हूँ कौनस यूज़र सेट यूज़र, सो दिस विल बी ऑब्जेक्ट विद ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टी, मतलब नेम ईमेल पासवर्ड तीनों रहेंगे इसमें, यूज़र सेट से बनाएंगे। और ये ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें कि नेम होगा इनिशियली एम्प्टी, ईमेल इनिशियली एम्प्टी, एंड सेम गोज पासवर्ड, ठीक है। अभी नीचे फिक्स करेंगे, उसे छोड़ो। एक तो ये तरीका है, इसे कमेंट करके ये बनाया, और यूज़र पे ऑल करना, इसको पता है तीनों प्रॉपर्टी होने वाली है स्ट्रिंग, ठीक है। तो कंसोल लॉग तो सिर्फ यूज़र करना है हमें, और नीचे जो वैल्यू यहाँ देख रहे हो डायरेक्टली कर सकता हूँ यूज़र डॉट नेम, यहाँ कर सकता हूँ यूज़र डॉट ईमेल, और नीचे कर सकता हूँ यूज़र डॉट पासवर्ड। और बात रही ऑन चेंज की, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, सेट यूज़र, अब सेट यूज़र में डायरेक्ट ये पास कर दूँ, तो इसका मतलब है कि यूज़र की वैल्यू स्ट्रिंग के इक्वलेंट हो जाएगी, क्योंकि ये लिटरली स्ट्रिंग है, राइट। जो भी हम नेम में टाइप करेंगे, यहाँ जो भी टाइप करेंगे वो, तो यूज़र की वैल्यू हो जाएगी। बट यूज़र की वैल्यू, यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू स्ट्रिंग नहीं करनी है, उसके अंदर एक नेम है, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग करनी है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, हमें यूज़ करेंगे प्रीवियस फंक्शन का, यूज़ करेंगे प्रीवियस रिटर्न कराएंगे। रिटर्न कैसे कराते हैं, डायरेक्ट पैरेंथेसिस से लिखो तो मतलब रिटर्न होगा। तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसमें कि प्रीवियस को स्प्रेड कर देंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं देखो डायरेक्टली प्रीवियस को रिटर्न कर दूँगा तो बात तो अब भी वही पड़ी, जो भी प्रीवियस की वैल्यू है, जैसे कि ये है प्रीवियस की वैल्यू, नेम होगा, ईमेल इस और पासवर्ड, इसी को रिटर्न कर दिया तो यूज़र में कुछ चेंज नहीं हुआ, जो पहले वैल्यू थी वही हो गई। बट इसको चेंज करना है ना, कैसे करूँ, तो उसके लिए हम रिटर्न करेंगे नया ऑब्जेक्ट, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट, और इसमें सबसे पहले जो भी पहले वैल्यूज थी उन्हें स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। मतलब अब ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसमें नेम ईमेल पासवर्ड तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी। अब कॉमा लगा के मैं चौथी प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, कौन सी, नेम मैं फिर से लिख रहा हूँ, और इस बार कर दूँगा ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
तो ये जो नेम लिखा है मैंने, ये ओवरराइड कर देगा पहले वाली को, ठीक है। इसी उन चेंज को मैं बाकी में भी कॉपी कर सकता हूँ। बस ईमेल वाले में ईमेल को करेंगे, पासवर्ड वाले में पासवर्ड को, एंड जस्ट लाइक दैट। कोई एरर नहीं, रीलोड करूँगा, जो भी मैं टाइप करूँ कुछ भी सबमिट कर दे। यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि नेम है, ओके फॉर्म सबमिट हो गया तो इसलिए रीलोड हो गया। तो एक काम करता हूँ, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ये लेना है ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये ई एरर बोलेगा कि एनी है, तो ई का हमें टाइप मिलेगा यहाँ से, क्या देखो टाइप, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने रीलोड किया वापस से, और मैं टाइप करूँगा कुछ भी, सबमिट करूँगा, हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें नेम ईमेल पासवर्ड 3 है, बिना किसी दिक्कत के। अगर नेम में मैं अभी लिख लेता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये बोल सी सिर्फ नेम ही चेंज हुआ, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेवरेज और आ जाता है, सिंस हम ऑलमोस्ट सब में सेम कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं अलग चीज़, इसमें नेम मेजर, इसमें ईमेल, इसमें पासवर्ड, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम इस फंक्शन को सेपरेटली क्रिएट कर सकते हैं और नाम दे देंगे चेंज हैंडलर। और मैं बनाता हूँ चेंज हैंडलर, और जो मैंने वहाँ से कट किया था वो पेस्ट करता हूँ। पहले तो ई पास करना पड़ेगा। ई क्या होने वाला है, ई क्या था, चेंज इवेंट, ये है ई। सो वही लिखेंगे, चेंज इवेंट इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट में से। जस्ट लाइक दैट। अब चेंज इवेंट हम सब में दे देंगे, यहाँ भी चेंज इवेंट, यहाँ भी चेंज इवेंट, और यहाँ भी चेंज इवेंट, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, नेम की बजाय हमें रेस्पेक्टिव नहीं देना है, मतलब नेम का फील्ड हो तो नेम, ईमेल का फील्ड हो तो ईमेल, पासवर्ड का फील्ड हो तो पासवर्ड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे नेम, यहाँ लिखेंगे पासवर्ड, ईमेल वाले में देंगे ईमेल, पास, और नेम वाले में देंगे नेम। अब इस नेम को हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर रहे हैं वैसे ई डॉट टारगेट डॉट नेम भी एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे दिखाना हो ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो यू विल सी, इसको रिलोड करूँगा मैं, तो अगर मैं इसमें टाइप करूँगा कुछ, यू विल सी उधर नेम इंक नेम प्रिंट होता है। अब क्यों, क्योंकि इसी में चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वाले में लिखूँ तो ईमेल, इस वाले में लिखूँ पासवर्ड, तो मैं तीनों चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये नेम भी तो आ रहा है, नेम के बजाय मुझे चाहिए ई डॉट टारगेट डॉट नेम की वैल्यू। अब इसे ऐसे लिखूँगा तो ये तो स्टैटिकली आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूँगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और उसके इक्वलेंस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वैल्यू, मतलब जो भी इसकी वैल्यू है वो एज की यूज़ हो रही है, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये यूज़ हो रहा है एज वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ यूज़र को बाहर, ऐसे ही यूसेज बाहर ऐसे दिख रहा है मुझे। अब इसमें अगर मैं चेंज करूँगा तो सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, बाकी सारे फील्ड ऐसे ही हैं। ईमेल में करूँगा, पासवर्ड में करूँगा, एज इट इज़ हो रहा है। क्लियर टाइप के मैं सबमिट हैंडलर में रहने देने वाला हूँ। नो मैं टाइप करूँगा, सबमिट करूँगा, यूसी आ गया वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 तरीके बता दिए मैंने। पहला था सेपरेटली सारी प्रॉपर्टीज रखो, ठीक है, और वैल्यू और ऑन चेंज पे दे दो। दूसरा तरीका, हमें यूज़र बनाएंगे और यूज़र डॉट वैल्यू एक्सेस करेंगे और ऑन चेंज भी नीचे ही देख देंगे। तीसरा तरीका यह है कि हम ऑन चेंज हैंडलर को सेपरेटली बनाएंगे। तो इसमें बुरा बेटर कोई नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू राइट। मुझे पर्सनली ये पहले वाला तरीका सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग से रखना रादर दैन ऐसे ही जंक बनाना, क्योंकि हमें यहाँ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है नेम। बट चलो यहाँ तो 3 प्रॉपर्टीज, इसलिए फिर भी ईजी था। चेंज हैंडलर
जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज़ और ऐड करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। बताऊँ कैसे? देखो, ये मैंने कुछ कमेंट कर रखा था, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ अब। सेव कर जाए, ऐसा दिख रहा है। हमारे पास है नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर। तो एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, जेंडर, जो कि क्या है, जो कि स्ट्रिंग होने वाली है अगेन, ठीक है। तो इनिशियली हमने एम्प्टी रख दिया, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कोई चूज़ भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। कोई चूज़ करवाना है या डिफ़ॉल्ट रखना है। तो जेंडर हो गया, उसके बाद हॉबीज़। हॉबीज़ ये भी एम्प्टी है, और ये एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही टिक हो सकता है, जेंडर मेल या फीमेल, और हॉबीज़ में दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो ये एरे है हॉबीज़ की, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कंट्री है, ये भी अगेन एक ही हो सकती है। तो ये हमने एज इट इज़ बना लिया, ठीक है। अब ये चेंज हैंडलर जो है सब पे काम नहीं कर सकता, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में उसके इक्वलेंट ही रख दिया, तो बाकी सब पे तो कर जाएगा, हॉबीज़ वाले पे नहीं कर सकता, क्योंकि हॉबीज़ जो है एरे है वो। एंड सिंस आई एम यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, हॉबीज़ पे ओवर करूँ तो कह रहा है नेवर एरे। तो इसका बेटर वर्जन है, इसको अगर इसी तरीके से फिर भी क्रिएट करना है तो इसको सेपरेटली क्रिएट करो। अगर मैं ऊपर टेम्पररी ऊपर ही बना दूँ टाइप, नेम दिस विल बी स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, जेंडर स्ट्रिंग, हॉबीज स्ट्रिंग की एरे, और कंट्री स्ट्रिंग। अब मैं यूज़र टाइप से यहाँ डिफाइन करके बता सकता हूँ कि जो यूज़र है वो यूज़र टाइप पे यूज़र है। तो अगर मैं हॉबीज़ पे ओवर करता हूँ तो स्ट्रिंग की एरे ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही एडिशनल स्टेप है जो करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमें इस फंक्शन के अंदर एक चेक लगाना पड़ेगा, क्या? इस ई डॉट टारगेट डॉट नेम हॉबीज़ है, हॉबीज़ वाले पे हमें कुछ और करना है, ठीक है। बाकी के लिए तो आइए, ठीक है। तो पहले तो मैं नेम पास करने पड़ेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें नेम हमने पास किया। ओके, नेम नहीं पास करेगा, नेम पास करते हैं। सो दिस विल बी जेंडर, एंड दिस विल बी हॉबीज़। सो नेम पास कर दिया और यहाँ हमने जेंडर पास कर दिया। सो व्हाट आई कैन डू, हम लिखेंगे हॉबीज़ के लिए हमने पहले लिख दी कंडीशन। तो इस वाले में हमें क्या करना है, इस वाले में हमें इससे सिमिलर ही है, बस एक चीज़ करनी है। तो क्या, जब हम पहले डायरेक्टली ये लिख रहे थे, ये नहीं लिख के हमें एरे पास करनी है, ठीक है। सो एरे क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा लोग करके देखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आएगा क्या, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, उसके बाद देखेंगे। और एल्स वाले ब्लॉक के लिए ये आएगी। एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमने सेलेक्ट में नेम नहीं पास किया हुआ। सो नेम पास करते हैं, इसका है कंट्री, करेक्ट, ये पास किया हुआ हमने, ठीक है। तो मैं अगेन कुछ भरूंगा रैंडम, मेल, रीडिंग और ट्राइडिंग दोनों, कंट्री चूज की, सबमिट किया, कंसोल चेक करते हैं अब। ओके, क्या रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग। ओके, हमने वैल्यू पास नहीं करी इनिशियली, नाइस। और सेलेक्ट में पास करेंगे वैल्यू यूजर डॉट कंट्री, ठीक है। एंड फॉर हॉबीज हम डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर सकते, सो व्हाट वी कैन डू, चेक्ड। अगर ट्रू कर दूंगा तो ऑब्वियसली चेक्ड आएगा। सो हम कंडीशन ला देंगे, क्या, यूजर डॉट हॉबीज, वी ऑल नो एरे है, सो डॉट इंक्लूड्स और इंक्लूड्स रीडिंग, चेक्ड। और सेम चेक हम पास करेंगे इसमें फॉर ट्रैवलिंग, राइट। अब ज़रा कंसोल को मिलता है, सो हम ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जेंडर,
सो उसके लिए आते हैं यहाँ पे, तो हमने ऑन चेंज नहीं दिया, ओके। ऑन चेंज, इसमें हमें चेंज हैंडलर पास कर देना सिंपली, ठीक है। नाउ अब मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमने इसमें चेक दिया हुआ है लेकिन हमने ऑन चेंज नहीं दिया हुआ है। सो ऑन चेंज, इसमें भी हम चेंज हैंडलर देंगे, इस चेक बॉक्स में भी और इस चेक बॉक्स में, इस चेक बॉक्स में भी। अब देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देखो क्या आ रहा है, ऑन, ऑन लिखा आ रहा है। और यहाँ से आके चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ भी मैंने ऑन चेंज नहीं दिया तो वो देते हैं पहले, सेलेक्ट में ऑन चेंज, चेंज हैंडलर, सेव। सो देखो यहाँ पे एक ये एरर आ रहा है, क्या कह रहा है? ओके, सो चेंज हैंडलर यहाँ पे अलग है, राइट। ये हमने क्या रखा है, चेंज इवेंट होगा, बट सेलेक्ट के अंदर कुछ और है, सेलेक्ट चेंज इवेंट। सो यहाँ पे मैं ये ऐड कर दे रहा हूँ टेम्प्रेरी, क्योंकि मैं पता ऑलरेडी कि टेक्स्ट ही आने वाला है, ठीक है। सो चलता है इतना, PS इग्नोर अभी के लिए ऐड किया है। सो ऑलरेडी यू कैन सी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है एक बेसिक फॉर्म में इस मेथड के साथ। सो अगर काफ़ी कम प्रॉपर्टीज़ हो या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो तब ये तरीका सही काम करता है, बट अभी से देख लो कितनी ज़्यादा दिक्कत है। सो आगे हम क्या करेंगे, वैल्यूम चेंज कर सकते हैं और ये भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा, सबमिट करेंगे। तो यू सी हमारे पास सारी चीज़ें हैं सिवाय हॉबीज़ के, या कंट्री भी है, हॉबीज़ भी है, जेंडर भी है, हॉबीज़ नहीं है बस। सो हॉबीज़ को सही करना है हमें। सो उसके लिए हमने सिर्फ कंसोल लॉक किया था, राइट, इसलिए ऊपर आ भी रहा था। यहाँ हम क्या करेंगे, अब कंसोल लॉक की बजाय करना क्या है हमें, सो हम करेंगे क्या, यूज़र डॉट हॉबीज़, इस समय एरर मिल गई, ठीक है। सो डॉट इंक्लूड चेक कर सकते हैं हम एग्जिस्ट करता है नहीं, मतलब रीडिंग इंक्लूड करता है या ट्रैवलिंग, इन दोनों में से जो भी इंक्लूड करता है। तो ये कैसे पता लगे, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि हम इवेंट के अलावा एक और चीज़ लाएं, ठीक है, और उसे ऑप्शन बनाएं, सिर्फ इस वाले में पास करेंगे हम चेंज हैंडलर में, ठीक है। सो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर हमें, चेंज हैंडलर कॉल, और पहले तो ई पास करना है एज इट इज लेके। दूसरी चीज़ हम पास करेंगे, लेट्स से इस वाले में रीडिंग, और कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे इस वाले में ट्रैवलिंग, ठीक है। अभी चेंज, ये जो चेंज हैंडलर, इसमें सेकंड हमें पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। सो लेते हैं हॉबी टाइप, ये होगी स्ट्रिंग और ये ऑप्शनल, ठीक है। नीचे क्या रहा चलेगा, पहला तरीका तो है हमने ले लिया, और अब इस पर चेक करेंगे हम कि हॉबी टाइप इंक्लूड करता है नहीं। अब ये बोलेगा कि हो सकता है अनडिफाइंड हो ये, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक और कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, एंड हॉबी टाइप, बस। तो अनडिफाइंड तो नहीं होगा हॉबी टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग ही होगा। पहला तरीका ये। अब हमें हॉबी टाइप पता है तो चेक करेंगे अगर यूज़र के अंदर वो इंक्लूड है तो मतलब हमें एरे में से उड़ाना है, ठीक है। दो कंडीशन है, अगर वो इंक्लूड है तो उड़ाना है, अदरवाइज ऐड करना है। सो पहले एक मैं एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, इनफैक्ट इसको इक्वल कर सकते हो स्ट्रिंग की एरे के, ठीक है। सो यूज़र के अंदर हॉबीज़ है, उसमें अगर इंक्लूड है हॉबी टाइप, जैसे अभी जैसे मान लो मैंने रीडिंग चूज़ किया तो रीडिंग इंक्लूड है, उस केस में क्या करूँगा मैं, इसे इफ़ कंडीशन में डाल देता हूँ, इफ़ इंक्लूड, उस केस में मैं वैसे कुछ नहीं करना। तो एक काम करता है, रिवर्स कंडीशन लगाते हैं, इन नॉट इंक्लूड, ठीक है। अगर इंक्लूड नहीं है उस केस में हमें क्या करना है, सो सिंपली एरे डॉट पुश हॉबी टाइप को पुश किया, एंड उसके बाद उसे हमें इक्वल करना है किसके, जो एरे है हमारी ये, इसे किसके इक्वल करना है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब वो इंक्लूड नहीं कर रहा था ऑलरेडी, तो जो एरे है उसके अंदर रीडिंग पड़ा है, ठीक है, और फिर इस पर क्लिक कर दिया, अब दोनों चीज़ें पड़ी हैं।
अब वो किसके इक्विवेलेंट करना है हमें, जो यूज़र के अंदर हॉबीज़ कह रहे हैं उसके। सो ये वाली लाइन कॉपी करेंगे और हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे ये लिखा है, तो इसको फिक्स करना हमें डायरेक्टली और ये इक्वल कर देंगे एरे के। तो ये करा हमने इतना छोटा, ठीक है। मैं तीनों फील्ड किए, रीडिंग पे क्लिक करूँ ये आ गया, ट्रैवलिंग पे करूँ ये आ गया और जा भी रहे हैं। तो अगर ट्रैवलिंग पे क्लिक करके करूँ सबमिट तो यू विल सी हॉबीज़ के अंदर ट्रैवलिंग है। रीडिंग पे क्लिक करके करूँ सबमिट तो रीडिंग है, बट यू सी एक ही आ पा रहा है बारी में, दोनों नहीं कर सकता मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रादर देन हम इस एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं एज एम्प्टी, हम इसे स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट मानेंगे किसके, डॉट हॉबीज़ के। और डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते, हम स्प्रेड करेंगे इसे एरे ताकि एक्चुअल में कॉपी बने, ठीक है। अब सही काम करेगा, रीलोड, मैंने इन्फॉर्मेशन भरी ये, और मैं अब देखो दोनों कॉपी कर पा रहा हूँ, दोनों टिक कर पा रहा हूँ, सबमिट दोनों है उसमें, ठीक है। बट अब मैं रिमूव नहीं कर सकता, ऐसा क्यों, देखो क्या हुआ, इनिशियली हमने एम्प्टी एरे मानी थी पहले, इस बार हमने क्या दिया, जैसे चेंज इवेंट हुआ तो ऑलरेडी वो उसके इक्वल है। तो ये जो एरे में हम पुश ही कर रहे हैं, रिमूव तो कर ही नहीं रहे कभी। तो अब यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इंक्लूड करता है तो रिमूव करना है, अदरवाइज ये करना है, ठीक है। इंक्लूड नहीं करता तो ये, अदरवाइज एरे डॉट फिल्टर और फिल्टर कर देंगे जो भी इक्वल नहीं हो किसके, हॉबी टाइप के। और अब देखो अब क्या, अब भी काम नहीं कर रही, ओके। उसका रीज़न है, देखो ये क्या है, जब हमने फिल्टर कर दिया तो ऑब्वियसली नई एरे रिटर्न कर दिया, तो इसे एरे में सेव भी तो करना है, एंड फॉर दैट हमें लेट करना पड़ेगा। ओके अब ठीक है, तो नाउ इफ आई रीलोड दिस यू से अब काम कर रहा है, ठीक है। मैं डीसेलेक्ट कर पा रहा हूँ, अब इसको कंसोल लॉक की जरूरत नहीं, तो मैं डीसेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन भर सकता हूँ। अब सबमिट करूँगा, ये मेरे पास दोनों हॉबीज़ हैं, बट एक को अगर मैं हटा दूँ सबमिट करूँ, अब मेरे पास एक ही है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से देखा तुमने कि हमें चेंज हैंडलर को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ा, राइट, उस बेसिक चीज़ के लिए। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि जब जब सेम टाइप के हों, मतलब अगर सिर्फ टेक्स्ट इनपुट होते हैं हमारे पास, जैसे नेम ईमेल पासवर्ड ये तीन, और इसी टाइप के और होते, उस केस में ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना के ज़्यादा बेटर रहता है। बट अभी के केस में जैसे कि इतने सारे हैं, तो दूसरी अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी, अलग अलग लिखने वाली। दिखाता हूँ कैसे, इसको मैं हटा दूंगा, इनफैक्ट कमेंट करूँगा और चेंज हैंडलर को भी कमेंट करूँगा, इसको ऑन कमेंट ऑफिस से हमें चाहिए था नेम ईमेल पासवर्ड तीनों मिल गया, इसे भी कमेंट करता है, ठीक है। अब बचा हमें जेंडर, सेट जेंडर, हॉबीज़ और सेट हॉबीज़। स्पेशली देखना हॉबीज़ के केस में कितना ज़्यादा इजी रहेगा। सो दिस विल बी स्ट्रिंग एरे, इनिशियली एम्प्टी एरे, ठीक है। एंड लास्ट चीज बचे कंट्री, सो कंट्री, और ये सेट कंट्री। इनफैक्ट एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जेंडर को और स्पेसिफिक होकर कह सकते हैं, स्ट्रिंग की बजाय दो चीज़ें यूज सकती हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो अब ये देखो एरर बोलेगा, ये कहेगा मेल या फीमेल में से ही होना चाहिए। तो अगर इन केस डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी रखनी है कुछ तो ये दे सकते हो, राइट। तो ये सब यूज़ किया, अब नीचे डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर कंसोल लॉग ये ना करके मैं करूँ नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर हॉबीज़ और कंट्री, और नीचे फिक्स करना पड़ेगा। देखो एक तो नेम की जरूरत नहीं, नेम वाले फील्ड की वैल्यू पास करूँगा डायरेक्टली, और यहाँ लिखूँगा
सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इन दोनों को कॉपी करूँगा मैं इसके लिए भी, और यहाँ ईमेल पास करूँगा, यहाँ सेट ईमेल। फिर देखो पहली बात तो 2 लाइन लिखनी पड़ रही है इंस्टेड ऑफ 3 लाइन, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। सेट पासवर्ड, उसके बाद जेंडर, सेट जेंडर ई डॉट, ओके ये कह रहा है देखो ये क्योंकि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेल या फीमेल, तो या तो ऊपर स्ट्रिंग लिख दो डायरेक्ट, ठीक है जैसा पहले था, या फिर नीचे आते हैं अगर तो यहाँ पे ले सकते हो टाइप असर्शन का यूज एज मेल और फीमेल, ठीक है तब भी ठीक है, एंड इसको ऊपर भी बना सकते हो, जेंडर टाइप, और ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जेंडर टाइप, ठीक है, और यहाँ भी ठीक है, बोथ वेज वर्क, जैसे भी बेटर लगे। अब नीचे आते हैं, पहले तो कॉपी करता हूँ वैल्यू और ऑन चेंज दोनों, ठीक है। सो देखो यूज़र नहीं है अब तो डायरेक्ट हॉबीज़, क्योंकि हॉबीज़ की एरे हमारे पास डायरेक्टली, और चेंज हैंडल इसका भी बनाएंगे, तो उसे इग्नोर करो भी, आगे बढ़ से चलो। नीचे आते हैं तो वैल्यू और ये, और यहाँ टी एस इग्नोर भी हटा के डायरेक्टली पास करेंगे, यहाँ देंगे कंट्री और सेट कंट्री। सो यही मैं कह रहा था, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली हमें लिखना नहीं पड़ रहा क्या है इवेंट, तो ऐसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जितना बड़ा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ईजी रहेगा मैनेज करने के लिए। देखो उसमें कितना ज़्यादा कोड हो गया था, इसमें छोटा होगा इसलिए कोड, बस इसका बचा है चेन हैंडलर। सो एक अभी मैं चेन हैंडलर बनाता हूँ ऊपर यहाँ। सो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट हॉबी चेन हैंडलर, ठीक है, और ये कॉपी करके मैं पास करूँगा, और यहाँ हॉबी पास करूँगा रीडिंग स्ट्रिंग में, ठीक है, ये नहीं चाहिए यहाँ पर मैं, और ये सेम चीज़ कॉपी करूँगा मैं नीचे के लिए, हॉबी चेन हैंडलर, और यहाँ पास करना है ट्रैवलिंग, यहाँ पास करूँगा ट्रैवलिंग, ठीक है। सो पहली बात तो यहाँ हमें रिसीव करना है हॉबी, साउंड लाइक ओबी, ओबी है कैरेक्टर है लॉ की में। सो नीचे के सारे एरे चले गए, ठीक है, हमने हॉबी ले ली। अब करेंगे क्या, सिंपली हमें सिर्फ इस हॉबी वाली एरे में मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, हॉबीज़ के बाद जो है सेट हॉबीज़। तो इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाओ इफ़ हॉबीज़ डॉट इंक्लूड्स हॉबी, जो ऊपर से रिसीव किया, अगर वो इंक्लूड कर दिया हॉबीज़ के एरे में, मतलब मैंने इस पर टिक किया, चेंज हुआ इवेंट, और अगर रीडिंग इंक्लूड करती है तो क्या करना है, और नहीं करती है तो क्या करना है। सॉल्व करती है तो उसे रिमूव करना है, वरना ऐड करना है। तो ऐड करने वाला तो सिंपल होगा, सेट हॉबीज़ और प्रीवियस, हमें रिटर्न करनी है एरे डायरेक्ट, ठीक है। सो प्रीवियस को स्प्रेड, और ऐड कर देंगे नई हॉबी। ऐड करने के लिए तो सिंपल हो गया, और रिमूव करने के लिए क्या होगा, फिल्टर लगाएंगे। और एक चीज़ और याद है मुझे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्टली हॉबीज़ को यूज़ करने से बेटर प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करें, ठीक है। सो एक काम करते हैं, सेट हॉबीज़ लिखूँगा, सेट हॉबीज़ प्रीवियस वैल्यू एक्सेस हो पा रही है। अभी देखो मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने ये लगाया, अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। सो इसमें रिटर्न करते वक्त मैं डायरेक्टली कंडीशन अब लगाऊंगा कि प्रीवियस, मतलब पहले के हॉबीज़ में इंक्लूड्स हॉबी, तो ये करना है जो यहाँ लिखा हुआ, एल्स
रिटर्न कर देंगे इसको डायरेक्टली। और एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली रिटर्न ही कर रहे हैं। सिंटैक्स ख़राब हो गया बस थोड़ा, सो सिंटैक्स से ख़राब हुआ है, यहाँ हमने ये रिटर्न कर दिया। तो इसकी वजह अगर मैं सिंपली एरर लिख दूँ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन की वजह हमने सिंपली ये लाइन लिखी है। प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे, अगर प्रीवियस वैल्यू में इंक्लूड करता है हॉबी, मतलब जैसे मैंने रीडिंग चूज़ किया, ठीक है, तो रीडिंग चूज़ करता है ऑलरेडी, जैसे अभी केस पे करता है, तो अब क्या करना है, अभी ऐसे काम कर रहा है देखो अभी भी। बट थिंग इज, अगर मैं एक कोटाऊंगा दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि एम्प्टी एरे करी हुई है, ठीक है। तो ये काम तो कर रहा है, ऐड करने का तो सही है, मतलब यहाँ पे फिल्टर करना है, फिल्टर करके जो कंडीशन पहले लिखी थी वही लिखनी है। क्या से फिल्टर करके एरे रिटर्न होती है ना, फिल्टर मेथड से। सो वही करेंगे कि प्रीवियस डॉट फिल्टर, और जो कंडीशन पहले थी वही करेंगे, वैल्यू ली, और वैल्यू जो भी मैच ना हो बी से वो रखनी है, ठीक है। नाउ अगेन लाइक आई सेड, टर्नरी ऑपरेटर से उतना क्लियरली हमें विजिबल नहीं होगा, मतलब उतना रीडेबल नहीं होगा, तो इफ एल्स यूज़ कर सकते हो और श्योर, ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही करो। बट काम कर गया, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अगर इफ एल्स यूज़ करना है इसके बजाय, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये लूँगा मैं, और मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, मतलब अभी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ लिखूँगा, इसको पेस्ट करूँगा वापस, और यहाँ लिख दूँगा इफ़, ये इंक्लूड्स वाली लाइन आ गई यहाँ, तो इंक्लूड करता है उस केस में रिटर्न करेंगे ये, एल्स रिटर्न करेंगे क्या, ये, ठीक है। सो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या ज़्यादा बेटर लगा रहा है, ठीक है, ये या पहले वाला तरीका, स्टिल सेम रिजल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो छोटे सिंटैक्स के लिए भी मैं यही रहने देने वाला हूँ, ठीक है। सो इसी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद कुछ भी मैं दोनों सेलेक्ट करके कनाडा करके सबमिट करूँगा, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन ये देखो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, उसके बाद हॉबीज़, उसके बाद यूएस कंट्री, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, कैसा तुम्हें बेटर लग रहा है। मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है, मैनेजेबल है ज़्यादा, सारे वेरिएबल अलग से बनाओ, स्पेशली जब हमारे को ऑलरेडी पता होगी अलग अलग तरीके से ये चीज़ें फील्ड है हमारे। तो ये हो गया बेसिक तरीका यूज स्टेट को अच्छे से मैनेज करने का, ठीक है। सो लेट्स पिक फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, हमने ऐसे ही स्टेट के बारे में सीखा था। तो एक चीज़ दिखाता हूँ यूज इफेक्ट से रिलेटेड। देखो अभी मैंने एक फॉर्म बनाया कि सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, और होम या ऑफिस में से एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं, मतलब बटन है बेसिकली। और अगर एड्रेस जो टाइप है इसका मैं बात करूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ, इसमें सिटी, स्टेट और कंट्री ये तीनों हैं स्ट्रिंग। ऑफिस बूलियन है, इज़ ऑफिस, सो इससे पता लगेगा कि इज़ ऑफिस है या नहीं, या तो ऑफिस है या नहीं है, ठीक है, बूलियन। तो मैंने यूज स्टेट की हेल्प से एक एड्रेस बना दिया वेरिएबल, और उसमें तीनों चीज़ें हैं इनिशियली, और इज़ ऑफिस फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। चेंज हैंडलर बना दिया जैसे देखा था, क्योंकि इन तीनों के लिए सेम ही चाहिए स्ट्रिंग का, तो बना दिया। और इस ऑफिस के लिए मैंने बना दिया, इसमें जो भी पास करूँगा वो होगा, मतलब ऊपर वैल्यू लिया ट्रू या फॉल्स। उसके बाद नीचे अगर फॉर्म में लिखाऊंगा तो ये तीनों इनपुट फील्ड, जिसमें चेंज हैंडलर देख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे स्टैक में ये दो बटन है, पहला बटन होम, दूसरा बटन ऑफिस, और इसमें ऑन क्लिक दिया हुआ है बस। हैंडल इज ऑफिस में होम वाले पे कर दिया फॉल्स, क्योंकि कोई होम पे क्लिक करे तो इज़ ऑफिस फॉल्स हो जाएगा, ऑब्वियस है, होना ही चाहिए, इज़ ऑफिस नहीं है। और ऑफिस पे क्लिक करे तो इज़ ऑफिस ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ट्रू दे दिया। तो ये बेसिक हो गया। और यूज इफेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर एड्रेस की वैल्यू बदलती है तो कंसोल लॉग होगा डेटा चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ एन एग्जांपल, या फिर कोई एक्चुअल फैचिंग हो सकती है यहाँ पे, वैसे फैचिंग आगे चल के देखेंगे, या बट अभी के लिए सिर्फ डेटा चेंज है। तो अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, चला फैचिंग लिख लेते हैं, फैचिंग कंसोल लॉग होगा, इसलिए अब मैं कंसोल खोल लेता हूँ, रिलोड करता हूँ एक बार, फैचिंग आ गया, ठीक है, माउंट होने पे। यहाँ मैं टाइप करूँगा फैचिंग, यहाँ टाइप करूँगा फैचिंग, यहाँ टाइप करूँगा फैचिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स रखा हुआ है इसको,
तो जब मैं होम पे क्लिक करूँ, उस पर क्लिक होने पे फॉल्स सेट होगा वो, लेकिन ऑलरेडी फॉल्स है, तो मतलब वैल्यू नहीं बदलेगी ना, इस ऑफिस तो ऑलरेडी फॉल्स है। बट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए होम पे, तो ये यूज़ फिर दोबारा कॉल भी नहीं होनी चाहिए। दोबारा से फैचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वैल्यू बदल रही है। होम पर क्लिक करता हूँ यूज़ दोबारा फैचिंग, ऐसा क्यों हुआ? मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ होम की वैल्यू, मतलब इस ऑफिस की वैल्यू फॉल्स ही है होम की वजह से, बट ये तब भी बार बार क्यों कॉल होता जा रहा है? अगर ऑफिस करता हूँ ट्रू हुआ, इस पर करता हूँ फॉल्स हुआ, अब ऐसे केस में तो समझ में आता है, बट बार बार होम पे करने पे क्यों होता जा रहा है? उसका रीज़न है डिपेंडेंसीज की एरे में जो डिपेंडेंसी है ये ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी राइट। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, रेफरेंस डेटा टाइप है। मतलब ये हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था स्टार्टिंग में। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो कि वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। जैसे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से कौन सा सिटी, जो कि स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग, नंबर, ये सब है प्रिमिटिव डेटा टाइप, बूलियन भी। तो ये डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं। और एड्रेस जो ये ऑब्जेक्ट है, ये है रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। मतलब ये रादर देन वैल्यू स्टोर करने के, ये पॉइंटर की तरह काम करते हैं। ये एड्रेस स्टोर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ए के अंदर एक वैल्यू बनाता हूँ नेम अभी, और सेम वैल्यू मैं देता हूँ बी के अंदर, तो वी कैन क्लियरली सी ये दोनों इक्वल हैं, राइट, ए और बी इक्वल है। अगर हम करते हैं ए इज इक्वल टू बी चेक करने के लिए ऑपरेटर यूज़ करके कि इक्वल है नहीं, तो यू विल सी फॉल्स आ रहा है। इनफैक्ट मैं रिलोड भी करूँ तो यू विल सी फॉल्स आया, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं है। इनफैक्ट ये भी छोड़ो, अगर मैं खाली कर दूँ तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल है नहीं, तो रिलोड करने पे वो भी फॉल्स आएगा। एंड इसको मैं कमेंट कर दूँ स्ट्रिंग को। इनफैक्ट मैं यहाँ भी करता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू खाली ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू खाली ऑब्जेक्ट। अब मैं ए और बी को इक्वल दिखाऊंगा तो वो ऑलरेडी बताएगा फॉल्स, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं करूँगा कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू ए, तो मैंने बी बनाया ए से, ठीक है। अगर नॉर्मल सिनेरियो होता, जैसे कि मान लो num1 इज इक्वल टू 23, कॉन्स्ट नम और num2 इज इक्वल टू ए, तो इस केस में अगर हम चेक करें, इससे पहले कंसोल लॉक कर दूँ और यहाँ मैं कंसोल लॉक करूँ num2 को, तो कोई बड़ी बात नहीं, 23 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इससे इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब मैं num1 की वैल्यू बदल दूँ, num1 की, उसके बाद कंसोल लॉक फिर से करूँ num2 को, तो मुझे बताओ, अच्छा वो कौन सा सिलेक्ट कर देता है दोनों को, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू बदलेगी या नहीं, क्योंकि चेंज तो मैंने नंबर 1 की करी है, और ये जो है नंबर 1 की इक्वल है। देखो मैं करता हूँ रिलोड, नहीं बदली, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने कॉपी किया तो इसके अंदर वैल्यू थी 23, तो 23 की वैल्यू कॉपी हो गई रादर दैन उसका रेफरेंस कॉपी होने है। बट जब हम बात करते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, उस टाइम पे जो बी में कॉपी हुआ है वो वही एड्रेस कॉपी हुआ है जो ए में है, ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये कहीं मान लो पड़ा हुआ है मेमोरी में, और इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है जिसकी हेल्प से एक्सेस हो सकता है, तो ए के अंदर उसका एड्रेस स्टोर है। और जब हमने किया बी इज इक्वल टू ए, तो बी के अंदर वही एड्रेस कॉपी हो गया, ठीक है। मान लो ए के ऊपर मैं लिखता हूँ ABC, ये वाला एड्रेस, ठीक है, और अब बी के ऊपर भी यही एड्रेस है, तो वही कॉपी करता हूँ और रिलोड करके दिखाता हूँ हमारी हर चीज़। ये आ गया नेम इज इक्वल टू अभी, ठीक है। और अब कंसोल लॉग होने के बाद यहाँ मैं वैल्यू बदल दूँ ए की, ए डॉट नेम, इसकी वैल्यू होता है लोल, और उसके बाद बी को कंसोल लॉग करूँ चेंज करने के बाद। अब यहाँ ध्यान से देख रहा, मैंने चेंज किया ए को और कंसोल लॉग करूँ बी को, सेव, रिलोड करता हूँ, पहले था अभी, बाद में हो गया लोल। ऐसा क्यों? मैं तो ए में चेंज किया है। देखो मैंने जब ए में चेंज किया तो इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, इस ऑब्जेक्ट में जो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, और बी भी उसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए बी से भी वही वैल्यू आई है, एड्रेस तो सेम ही है ना। तो मतलब कोई तरीका नहीं एक्चुअल में कॉपी करने का, है वैसे एक तरीका। हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे? ऐसे
और एक एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे नहीं, सारी प्रॉपर्टी में चाहिए जो ए के अंदर है, तो ए को स्प्रेड कर देंगे बस ऐसा। अब रीलोड करते हैं तो यू विल सी ए को चेंज करने से बी का वैल्यू नहीं बदला, क्योंकि इस बार बी में सेम एड्रेस कॉपी नहीं हुआ, बी में नया ऑब्जेक्ट बना तो कुछ नया एड्रेस है। ठीक है, आई होप मस्त तरीके से समझा यार। अब भी समझ नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया और होगा। तो इस ऑफिस की वैल्यू जब भी हम होम पे क्लिक कर रहे हैं तो इस ऑफिस की वैल्यू फॉल्स सेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यू कैन सी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगेन अभी मैंने समझाया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, सो दैट इज वाई एड्रेस तो नया क्रिएट हुआ है ना, इसलिए एड्रेस में चेंज हुआ है। तो उसके दो तरीके हैं वैसे, टेक्निकली एक ही तरीका है, दूसरा वाला मैं बता देता हूँ, वो इस एग्जांपल पे सूट नहीं करेगा बट वो भी तरीका है। क्या कर सकते हैं हम कह देंगे किसी भी नाम से वेरिएबल बनाओ, मान लिख तो कंप्लीट एड्रेस और यूज मेमो, ये हो क्या इसका यूज़ करेंगे यूज मेमो, और इसमें एक फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ चाहिए होती है डिपेंडेंसीज एरे। सो ये बेसिकली करता क्या, ये कैशिंग के लिए यूज़ होता है। यूज मेमो विल ओनली रिकम्प्यूट द मेमोराइज वैल्यू व्हेन वन ऑफ द डिपेंडेंसी चेंजेस। सो हम इस एड्रेस को देंगे यहाँ कंप्लीट एड्रेस को, और ये वाला कैश्ड एड्रेस होगा, मतलब मेमोराइज किया हुआ, ये वैल्यू सेव हो जाएगी और ये सिर्फ जब भी चेंज होगी जब इसकी डिपेंडेंसी में से कुछ चेंज होगा। तो कब चेंज करवाना हमें, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे। सो एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्टेट, एड्रेस डॉट कंट्री और एड्रेस डॉट इज ऑफिस। और जैसा मैंने कहा वैल्यू रिटर्न करेगा वो इसमें स्टोर होगी मेमोरीज के फॉर्म में, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे हम। तो इसमें ये सारी चीज़ें एड्रेस सिटी ऑफिस वगैरह ये सब ले लेंगे ऊपर से ही एड्रेस को स्प्रेड करके। सो डॉट 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 एड्रेस ना कंप्लीट एड्रेस दिया है, और अब मैं दिखाऊँ तो यू विल सी मैजिक की तरह काम करेगा। ये चेंज हो रहा तो काम कर रहा है, ये चेंज हो रहा हो रहा प्रिंट, ये चेंज हो रहा प्रिंट। होम पे क्लिक करूँगा सो यू विल सी नहीं हो रहा, प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि होम चेंज ही कम हुआ है। अब भी फॉल्स है, पहले भी फॉल्स है। इस पर क्लिक करूँगा चेंज हो गया, इस पर क्लिक करूँगा अब चेंज हुआ, बट दोबारा करूँगा तो नहीं हो रहा। सो बट दिस इज़ काइंड ऑफ अननेसेसरी स्टेप, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये मेमो तो इसलिए यूज होता है जब हमें हैवी कैलकुलेशन है वो बार बार बचानी है। ठीक है, उसके केस में। अदरवाइज यहाँ पे तो ये डिपेंडेंसी की एरे डायरेक्टली हमें ऐड कर देंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं, स्टिल इट वर्क द सेम। सो अगर एक तो यहाँ डबल एर है भाई, कुछ ध्यान दिया हो कि यहाँ पे हमने रादर देन पूरे ऑब्जेक्ट को डिपेंडेंसी के तौर पे ऐड करने की बजाय हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ किया है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ किया हमने, रेफरेंस डेटा टाइप यूज़ नहीं किया। सो अब रीलोड करूँगा, स्टिल इट विल वर्क द सेम। ये देखो सही है, सही है, सही है। होम पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ ये नहीं कहा कि एड्रेस चेंज हो, हमने लिखा है सिटी चेंज हो, स्टेट चेंज हो, कंट्री चेंज हो या इस ऑफिस चेंज हो। इस ऑफिस चेंज नहीं हुआ, सॉरी, तो नहीं आ रहा। तो ये इसका एक्चुअल तरीका। और यूज मेमो क्या जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ठीक है, अब आगे मैं और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो जानते हैं हम यूज़ इफेक्ट में एक कीवर्ड होता है रिटर्न कीवर्ड, उसके बारे में। वैसे पर्टिकुलर रिटर्न कीवर्ड से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आगे भी दूंगा, मतलब इस वाले सेक्शन के बाद डिबाउंसिंग समझाते हुए वहाँ भी मैं समझाऊंगा, बट कोई बात नहीं, अभी भी समझते हैं। देखो ये मैंने अभी क्या कर रखा है, एक यूज़ इफेक्ट के अंदर इवेंट लिस्नर लाया हुआ है। ठीक है, विंडो डॉट इवेंट लिस्नर, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, माउस मूव। तो पूरे इसमें मैं विंडो में मूव करूँगा माउस, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ही नाम है इसका यार। ठीक है, मूवी लिख के, और ये सिर्फ पेज 1 में है, मतलब पेज 2 में इसका कुछ लेना देना नहीं, पेज 1 के लिए। रिलोड करता हूँ मैं एक बार, अब मैं बोलता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यू विल सी ये मोर टाइप्स दिख रहे हैं, प्रोबेबली तुम्हारे में छोटा हो तो डायरेक्ट दी जाए। इवेंट लिस्नर, इसमें जाते हैं तो हम सारे इवेंट लिस्नर देख सकते हैं, रिलोड भी करके देख सकते हैं उन्हें। सो हमने लगा हुआ है माउस मूव। पहले तो मैं कंसोल में जाके अगर दिखाऊँ, ये देखो 47 48 49 मूव होने पे हो रहा है। ठीक है, और वापस आता है एलिमेंट्स टैब पे, इवेंट लिस्नर पे जाती
माउस मूव्स के अंदर ये है TSX5 एग्जैक्टली ये वाला फंक्शन लगा हुआ, इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं रिमूव कर दूं, अब कोई काम नहीं कर रहा, तो मैं रिलोड करता हूँ ताकि फिर से आ जाए। ठीक है, करना है अब वापस जाते हैं। मैं बता लग गया इवेंट लिस्ट हम देख सकते हैं ऐसे, बट यू विल सी अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ, ठीक है, पेज 2 पे आ गया और इसको रिलोड करता हूँ, तो पहली बात तो इवेंट लिस्टनर हट जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ इसी पेज 1 के लिए अवेलेबल है। जब पेज 1 अनमाउंट हो गया तो उस टाइम इवेंट लिस्टनर का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन और भी मजे की बात, वापस पेज 1 पे आता हूँ और रिलोड करता हूँ इसको, तो उसी एक और आ गया इवेंट लिस्टनर। मैं फिर से करता हूँ 2 पे आके 1 पे वापस रिलोड करूँगा, यूसी एक और आ गया, तो इवेंट लिस्टनर ऐड हो जा रहा है कामों का। तो ये क्यों हो रहा है, उसका एक तो रीज़न है हमने फंक्शन के अंदर ही बनाया है इस कॉम्पोनेंट के। तो इस पर आके अनमाउंट हुआ तो लिस्टनर तो कोई रिमूव नहीं हुआ, लेकिन जब इस पे आए फिर से फंक्शन क्रिएट हुआ और फिर ऐड हो गया नया फंक्शन फिर से। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि इस फंक्शन को एक तो बाहर रखो, ठीक है। अब एटलीस्ट बार बार क्रिएट नहीं होगा ये, ठीक है, तो इसको ऑलरेडी रेफरेंस का मिल ही रहा है, तो रादर देन बार बार क्रिएट होने के इसको पता लगेगा ये वाला फंक्शन तो ऑलरेडी है, तो बार बार अटैच नहीं होगा ये। देखना, अब रिलोड करूँगा, यू कैन सी एक है, इस पे जाता हूँ रिलोड करूँगा तो वो हटा नहीं, बट एक ही है। इस पे आता हूँ वापस रिलोड करूँगा, यूजी एक ही है, कितनी बार भी कर लूँ एक ही है, बट इससे ये भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, यूज इफेक्ट में हमारे पास रिटर्न कीवर्ड है जो कि एक क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करता है। मतलब ये फंक्शन देख रहे हो, इसके अंदर जो भी लिखूंगा ये दोबारा यूज इफेक्ट कॉल होने से पहले ये फंक्शन कॉल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ और बाकी डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा। दोबारा यूज इफेक्ट कॉल करने से पहले, और इसके अलावा अगर अनमाउंटिंग हो इस कॉम्पोनेंट की तब भी, मतलब अगर मैं कॉम्पोनेंट स्विच कर रहा हूँ तो अनमाउंट हो गया ना कॉम्पोनेंट, तो स्क्रीन से हट गया है ना, यहाँ से ये देखो, इसमें खोलें अगर तो ये वाला डिप देखना, इस पर जाऊँगा वो हट गया, नया डिप आ गया, ठीक है। तो ऐसे तो मैं पता लग गया कॉम्पोनेंट हट ही रहा है HTML से पूरा। तो अनमाउंटिंग के टाइम पे हम रिमूव कर देंगे इसको। सो यही कॉपी करके पेस्ट करूँगा, रिमूव इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट, माउस मूव और ये वाला फंक्शन रिमूव करना है, ठीक है। रिलोड करता हूँ, अब पेज 1 पे हूँ, यू से नीचे आ चुका है, इस पे आता हूँ पेज 2 पे। अब देखना रिलोड करते क्या हुआ है, इसको देखना, गया, वापस इस पे आता हूँ रिलोड करूँगा, फिर आ गया, इस पे आता हूँ रिलोड करूँगा, गया। इनफैक्ट अगर इस फंक्शन को मैं अंदर भी रखूँ स्टिल सेम चीज़ होगी। माउस मूव है, यहाँ आता हूँ रिलोड करता हूँ, माउस मूव है, यहाँ आता हूँ रिलोड करता हूँ, वापस से माउस मूव है। बट स्टिल इट इज़ अ गुड अप्रोच कि ऐसे फंक्शन को बाहर रखो, बार बार क्रिएट भी क्यों करना है इसको करना, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्लीनअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अननेसेसरी चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि इस इवेंट लिस्टनर की हमें इस फाइल में ज़रूरत है। तो इट इज़ बेटर कि जब हम दूसरी फाइल में पहुँचे तो इसको रिमूव करके पहुँचे, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम डिबॉन्शिंग के टाइम पे पढ़ेंगे। देखो एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अब एक हमने इस पर कुछ टाइप के, मान लो ई कॉमर्स का पेज है या किसी भी वेबसाइट का पेज है, सर्च इनपुट है यहाँ पे, तो मैं सर्च करता हूँ अमेजिंग मर्न प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक ऊपर फंक्शन बना रखा है मैंने फैच डेटा, तो इसमें कौन सा लॉग होता है, अभी सिर्फ फैचिंग लिखी, एक्चुअल फैचिंग नहीं है। तो अब पूरा टाइप करने के बाद यूज स्टेट वगैरह मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी, और टेक्स्ट फील्ड में मैंने वैल्यू और ऑन चेंज दोनों दे दिए, ठीक है। तो नीचे एक बटन है, अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑन क्लिक पे मुझे ये यूज़ करना है फैच डेटा, तो कर देंगे ऑन क्लिक, इस पे फैच डेटा पास किया है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू विल सी, इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया, हो गया, कंसोल चेक करते हैं, फैचिंग आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मान अज्यूम कर लिया फैचिंग हो गई, ठीक है। बट थिंग इज़ ये तो जब के केस में जब बटन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आजकल क्या बटन का ज़माना नहीं है इतना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम टाइप कर रहे हो और जैसे ही टाइप करने के बाद हम रुकें तो ऑटोमेटिकली सर्चिंग स्टार्ट हो जाए, बटन नहीं दबाना पड़े, तो बटन को भागो पहले, ठीक है। सो
अब हमारे पास ये है डायरेक्टली, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऑन चेंज में डायरेक्टली ऑन चेंज में ये क्या चेंज हैंडलर बनाएंगे और ये ले लेंगे यहाँ से, तो इसको कॉल यहाँ किया, ई का इवेंट पास करना पड़ेगा, चेंज इवेंट, तो वो करते हैं पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट में से करते हैं चेंज इवेंट, ओके, और यहाँ क्लोज इसको। अब ये हो गया, और इसके बाद में यहाँ फैचिंग कर देंगे, फैच डेटा को कॉल, और मेक श्योर कि चेंज हैंडलर नीचे पास किया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब मैं इस पर टाइप करूँगा, फैचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, चेक करें अगर फैचिंग हो चुकी है, पहले क्या रहा ना, अभी जो मैंने सेव कर दिया था, रिलोड करके दिखाऊंगा, ये आ गया, इस पर कुछ टाइप करूँगा, अभी फैचिंग हो गई, ठीक है, बट ये कौन-सी 4 बार फैचिंग हुआ है, जितनी बार मैं टाइप किया 3 बार फैचिंग हुई है, तो ये चीज़ इसलिए बेकार है, हमें ऐसा तो करना ही नहीं, ठीक है। इनसाइड व्हाट वी कैन डू, जैसा पहले था वैसे रहने देंगे, मतलब चेंज हैंडलर में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ क्वेरी की तरह यहाँ यूज़ किया है, चेंज हैंडलर बनाना ही नहीं, इंस्टेड वी विल क्रिएट अ यूज इफेक्ट, स्क्रिप्ट यूज़ किया और यूज इफेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो यूज इफेक्ट, नाइस। और अब हम डिपेंडेंसीज के एरे में ऐड कर देंगे सर्च क्वेरी को, कि जैसे ये बदले उस टाइम पे फायर करो यूज इफेक्ट को, और अब इसमें करेंगे फैचिंग, फैच डेटा, ठीक है, कॉल कर दिया इसको। तो अब मैं इसमें जो भी टाइप करूँगा उसके चेंज होने पे फैचिंग होगी, पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ एक बार, 2 बार आया क्योंकि रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। सो इसमें अगर मैं टाइप करूँ, उसी फैचिंग हो रही है, बट अगेन स्टिल सेम प्रॉब्लम, 22 टाइम्स हो गया, जितनी बार मैं लिखा उतनी बार, इनफैक्ट स्पेस बार दबाया तो भी, तो मैं अभी लिखता हूँ फिर और 4 बार हो गया, तो ये स्टिल सेम चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से सेट टाइम आउट लगाओ एक, इसका सिंटैक्स यूज़ किया मैंने, तो टाइम देना है, टाइम दे सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी, 1 सेकंड का दे देते हैं, ठीक है। इसके बीच में कॉल करेंगे, इससे क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से 2 बार फैचिंग हुई। अब मैं टाइप करता हूँ अभी, देखो 1 सेकंड बाद आया बट 4 ही आ गए अभी, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू हेयर, सेट टाइम आउट को क्लीन करना है, देखो कैसे हुआ, क्या पहले बताता हूँ। जब हमने लिखा ABHI भाई, तो 4 टाइम आउट स्टार्ट हो गए 1-1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो पहला 1 सेकंड बाद जो टाइम आउट था वो पूरा हो गया, तो पहले वाले टाइम आउट का आ गया फैच डेटा, दूसरे वाले का आ गया फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद तीसरे वाले का, फिर चौथे वाले का, ठीक है। इन केस इफ यू आर वंडरिंग 1-1 सेकंड बाद आए हैं, तो नहीं, 1 सेकंड बाद ही 4 हो गए, दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं लिखता हूँ 4 सेकंड है इस बार टाइम, और टू बी मोर प्रोसाइज 8 सेकंड कर दिया। देखो अब मैं टाइप करता हूँ अभी, यू विल सी 8 सेकंड बाद 4 आ जाएंगे, अब देखना 6 हो जाएगा 8 सेकंड बाद एकदम, देखा। तो ऐसा नहीं हुआ 8 सेकंड बाद या 1-1 सेकंड बाद नहीं, 8 सेकंड बाद सारे। सो हमारे पास जैसे कि इसमें होता है रिटर्न कीवर्ड, क्योंकि सिंटैक्स में भी देखा था रिटर्न कीवर्ड था, तो ये क्या होता है, ये क्लीन अप फंक्शन रिटर्न करता है, मतलब जैसे कंपोनेंट अनमाउंट हो या फिर दोबारा से यूज इफेक्ट कॉल होने वाला, उससे पहले ये चलेगा। तो अगर मैं दिखाऊं स्टार्टिंग को क्लीनली लिखा है, पहले हुआ स्टार्टिंग, फिर दोबारा स्टार्ट होना था यूज इफेक्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट मोड, उससे पहले क्लीन हुआ फिर स्टार्ट हुआ, और देखो फैचिंग आ गया अब, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टाइप करूँगा ए, पहली बार तो बहुत टाइम बाद आएगा, तो मैं इस टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड ही कर देता हूँ वापस से। देखो मैं टाइप करता हूँ ABC, तो जैसा कि यूज इफेक्ट हर बार कॉल होता है, जैसे इसकी वैल्यू बदलती है सर्च क्वेरी की, 3 बार बदलिया ABC, तो 3 बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो दोबारा कॉल होने वाला था स्टार्ट पे, उससे पहले क्लीन हुआ फिर कॉल हुआ, फिर जब दोबारा कॉल होने वाला था उससे पहले क्लीन हुआ, और दोबारा कॉल होने से पहले क्लीन हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो व्हाट वी कैन डू, कि जब दोबारा कॉल होने वाला होगा तो मतलब दोबारा से सेट टाइम आउट हमें स्टार्ट करना है, तो पहले वाले टाइम आउट को हम क्लीन करते जाएंगे। तो इसे स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स ID
इज इक्वल टू दिस, और क्लीनअप फंक्शन में ऐड कर देंगे क्लियर टाइम आउट, और इसमें आईडी पास कर देंगे। ठीक है, सो एक बार और रीलोड करता हूँ। अब मैं टाइप करूँगा अभी फैचिंग आया सिर्फ एक बार। ठीक है, इनफैक्ट अब मैं कितना में टाइप कर रहा हूँ, क्लीनिंग स्टार्ट हो रहा है, अब फैचिंग आया, और आई नो तुम देख नहीं सकते, मेरी शक्ल लट रही है वहाँ पे, तो ज़रा मैं अपनी शक्ल को हटाता हूँ साइड में, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, फैचिंग आया, दोबारा से टाइप करके दिखाता हूँ, रीलोड करता हूँ नोबल की, और बताओ मैंने गया अभिषेक अभिषेक। अब मैं जब तक टाइप करता रहूँ कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइटली कितनी मिनट तक करूँ, जैसे मैं रुकूँगा उसके 1 सेकंड बाद आ जाएगा वो, रुका, अब देखना 1 सेकंड बाद आ गया। ठीक है, सो बस इस टेक्निक को यूज़ करके हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, और बार बार फैचिंग एक्चुअल में नहीं होगी। सो इसको बोलते हैं डिबाउंसिंग। ठीक है, डिबाउंसिंग यूज़ किया हमने यहाँ। इनफैक्ट एक मेरी रिएक्ट की ऐप है, रिएक्ट मन स्टैक में ई कॉमर्स, उसमें हमने रेंज सेलेक्टर यूज़ किया है। तो अगर मैं रेंज बनाता हूँ, ये देखो बना लिया रेंज, मतलब MUMS स्लाइडर के नाम से। ठीक है, सो इसमें वैल्यू देनी है, सो प्राइस सेट प्राइस। ठीक है, इनिशियली 0 नंबर होने वाला है, और यहाँ मैं पास कर दूंगा स्लाइडर में वैल्यू प्राइस ऑन चेंज सेट प्राइस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है नहीं इसमें, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि HTML का इनपुट नहीं है, स्लाइडर है MUI का। तो इसके लिए होता है ये लेंगे, सेकंड चीज़ डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। सो वैल्यू क्या हो गया, तो नंबर हो गया, नंबर की एरे, तो यहाँ पास कर देंगे वैल्यू, बट ये बोलेगा कि नंबर की एरे भी हो सकती है, हमें यहाँ नंबर चाहिए, तो एज नंबर लेंगे इसको। राइट, सो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ प्राइस को सिर्फ, और मैं बाकी कंसोल लॉग हटा देता हूँ, मैंने लोड किया 0 आ गया। ठीक है, इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी जितनी वैल्यू हो तो नहीं आती जा रही है। ठीक है, यू कैन सी वी कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम थिंग है, जो डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया, इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मंस है की कॉमर्स वाली है, उसमें पहले ऐसा स्लाइडर काम कर रहा था, बट जैसे हम स्लाइड कर रहे थे हर रिक्वेस्ट पे फैच हो रही थी। सो वी कैन क्रिएट अनदर यूज इफेक्ट, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, और ये ऊपर जो कंसोल लॉग और रखा प्राइस को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे हम प्राइस, अगेन सेट टाइम आउट, और सेम चीज़। अभी ऑफ कोर्स तुम कह रहे हो कि तो सेम ही फंक्शन है, तो दोबारा क्यों कॉपी किया, तो एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ लेते हैं, डेटा जो या तो स्ट्रिंग होगा या होगा नंबर। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे सर्च क्वेरी, और यहाँ पे पास कर देंगे प्राइस। अब तो अलग है, तो इससे हमें पता लगता रहेगा, जैसे यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो फैचिंग के बाद लिखा आएगा कि क्या प्रिंट हुआ, नहीं आया क्योंकि हमने डेटा यूज़ नहीं किया, सो डेटा कॉम आए। अब ठीक है, रिलोड करता हूँ, मैं लिखूँगा अभी, यू विल सी फैचिंग अभी आ गया। ठीक है, अभिषेक टाइप करूँगा, अभिषेक आ गया। ठीक है, और जब इसे स्लाइड करूँगा, कितना भी स्लाइड करूँ कोई दिक्कत नहीं, जहाँ छोड़ूंगा उसके 1 सेकंड बाद रिक्वेस्ट होगी, तो छोड़ दे ही आ गया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो यू कैन डिक्रीज टाइम, जैसे 300 सेकेंड, तो इसको कितना भी आगे पीछे कर लूँ, छोड़ने के बाद आ गया। ठीक है, सो ये बेटर अप्रोच है ऑब्वियसली, एंड 1 सेकंड ऊपर भी ज़्यादा है, इसको भी 500 ms कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं डिबाउंसिंग के साथ। देखो अब मैं कुछ दिखाने वाला हूँ API से रिलेटेड, तो मैंने साइड में JSON प्लेस ऑर्डर खोल लिया। ठीक है, इसके हम API यूज़ कर सकते हैं, ये /post/users, तो ऐसे JSON डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और JSON डेटा नहीं पता तो घबराना नहीं है, वैसे ऑब्वियसली रिएक्ट आता है तो JS आता हुआ, JS आता है तो JSOन डेटा पता क्या होता है। एनीवेज यहाँ पे मैं इस पर फैचिंग करूँगा, लेट्स से इसको पकड़ लेते हैं /users को। सो ये URL कॉपी करा मैंने। ठीक है, इस पर फैचिंग करूँगा,
सो अगेन पेज 1 के अंदर हूँ मैं, सो इसमें फैचिंग करनी है मुझे। सो पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, यूज़र्स सेट यूज़र्स यूज सेट इंपोर्ट हुआ, और मेरे को टाइप नहीं पता तो इसे एम्प्टी मानना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट इस पर ओवर करूँ तो इसको पता ही है, ठीक है। अब यूज इफेक्ट लगाऊंगा, वैसे एरे आएगी शायद, मैन ऑफ कोर्स एरे आएगी, ठीक है। तो इनिशियली एम्प्टी एरे है, ठीक है। इस पर ओवर करूँ नेवर एरे, ठीक है। अब यूज इफेक्ट लगाऊंगा, और जैसा कि मैं पता माउंट होते ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो इसमें फैचिंग करूँगा। सो लिखूँगा मैं फैच। अब इसमें URL देना कि इस पर फैच करना। सो हमने कॉपी करा है, ये वाला मैंने कॉपी कर लिया एग्जैक्टली, और प्रॉमिस का यूज़ करूँगा देन चेनिंग, इसको श्रिंक कर दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा उधर। इनफैक्ट और कर सकता हूँ, या इतना होता है। देन लिखूँगा और जेसन रिटर्न करूँगा डॉट देन डेटा। अब मुझे डेटा मिलेगा फाइनली, जिसको मैं यूज़ करूँगा कहाँ, जो सेट यूज़र्स है उसमें पास कर दूँगा, ठीक है। और कोई एरर आता तो उसके लिए कैच ब्लॉक एरर console.log एरर, जो भी एरर आया, ठीक है। तो ये हमने बेसिक फैचिंग कर ली यूज इफेक्ट से। और एक काम और करते हैं, console log कर देते हैं यूज़र्स को, और मैं खोलता हूँ console। 100 यूज़र्स आ चुके हैं, रिलोड करता हूँ मैं, 100 यूज़र्स आ चुके हैं, ठीक है। और कन्फ्यूज़न हो रही है, इसलिए मैं मेन में जाके स्ट्रिक्ट मोड को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। 0 यूज़र से पहले फिर 100 आ गए। सो यूज़र क्या क्या इसमें बॉडी ID, इनफैक्ट मैं ऊपर बना ही लेता हूँ यूज़र टेम्प्रेरी। ओके, ऐप खोल रखा मैंने, ऐप नहीं, इसमें ऊपर एक मैं टाइप बना रहा हूँ, टाइप या इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस यूज़र, और इसमें होने वाला बॉडी ID और टाइटल, ठीक है। और यूज़र ID नंबर, ठीक है। यूज़र की एरे है तो यहाँ हम ले लेंगे यूज़र, इस पर ओवर कर रहे हैं यूज़र की एरे, ठीक है। इसको नीचे मैप कर सकते हैं फिर हम। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, एक स्टैक ऐड किया और यूज़र्स पे मैप करूँगा, यूज़र्स डॉट मैप, कार्ड इंपोर्ट करेंगे, हो गया MUI से कार्ड इंपोर्ट, ठीक है। तो कार्ड, और क्या कर रहा है INE मैप डजंट एग्जिस्ट, एक अच्छा हमने यूज़र रख दिया, ओके सॉरी माय बैड, यूज़र की एरे, ठीक है। अब ठीक है, अब आई को इसकी सारी वैल्यू पता है क्या क्या होंगी, ठीक है। तो आई डॉट कर दूँगी, सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि ऐसा कॉम्पोनेंट अलग से सेपरेट वैल्यू बनाओ, बट हम इसमें ही कर रहे हैं अभी। तो मान लो टाइपोग्राफी दिखानी है मुझे, इसमें दे दूँगा मैं आई डॉट टाइटल देता है अभी के लिए, सेव करूँगा क्योंकि सारे आ गए मेरे पास। और स्टैक में स्पेसिंग भी दे दूँगा थोड़ी, ठीक है। और वेरिएशन में आउटलाइन करूँगा मैं, 100 आउटलाइन आ गए, ठीक है। 100 दिख रहे हैं, ठीक है, इतने सारे यूज़र आ गए। अब मैं रिलोड करता हूँ, आ गए यूज़र, ठीक है। अब देखो, मैं पेज 2 पे जाता हूँ, पेज 1 पे आता हूँ, आ गया वापस, पेज 2 पे जाता हूँ, पेज 1 पे आता हूँ, पेज 2 पे जाता हूँ, पेज 1 पे। तो मेरा पॉइंट क्या कहने का, अगर नॉर्मली तो मैं कुछ नहीं दिख रहा, बट अगर मैं जाता हूँ नेटवर्क टैब में, अब यहाँ देखना मज़ेदार चीज़, मुझे फुल स्क्रीन करना पड़ेगा ये, ताकि मैं पूरा अच्छे से दिखा पाऊँ ये, ठीक है। रीलोड करते हैं, ये इतनी सारी चीज़ आ रही हैं, बट अब मैं मेनली इस पर फोकस करना है, पोस्ट वाली चीज़ है। तो मैं फैच पे करता हूँ सीधा, रादर देन सारी चीज़ों के फैच दिएगा, ठीक है, दिख गया। रिलोड करता हूँ, दिख रहा है, बट इस पेज पे जाऊँगा, दिख रहा है, वापस इस पाऊँगा, फैचिंग हुई, तब तक अगले पेज पे क्या हो चुकी थी फैचिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थ्रोटलिंग में जाके स्पीड स्लो करता हूँ, स्लो 3, ठीक है।
सो काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहा है नेट इस वक्त। पेज 1 पे आया, रिक्वेस्ट हो रही, चलो धीरे धीरे देखो, ठीक है, आ गई, ठीक है, वापस यहाँ आता है, धीरे धीरे आएगी, फिर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, पेज 1 से पेज 2 पे जाऊँगा, ठीक है, बट पेज 1 पे आया लेकिन फिर पेज 2 पे चला गया, तो इस टाइम फैचिंग की क्या ज़रूरत है ना। पेज 1 का काम तो ख़त्म हो गया ना, पेज 2 पे अगर मैं आ गया, पेज 1 अनमाउंट हो गया, तो फैचिंग क्यों कर रहे हैं हम, ये देखो। इनफैक्ट अगर मैं पेज 1 पेज 2 पेज 1 पेज 2 करता जाऊँ, यूज़ ही इतनी सारी हो रही हैं, पेंडिंग में पड़ी हैं सारी, और फिर एक एक करके होती जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है, नहीं हमें तो करना ही नहीं। नोट थ्रोटलिंग करके बार रिलोड करता हूँ वापस से, अदरवाइज टाइम लगाता। स्लो 3G करता हूँ, 4-5 बार करूँगा। पेज 1 पे फाइनली आ गया। अब पेज 1 पे आ गया हूँ तो सारी पेंडिंग पड़ी हैं, सारी पड़ी हैं पेंडिंग। सबके होने के बाद लास्ट वाली के बाद फिर शो होगा डेटा, ये आ गया, ठीक है। सो ये बेकार चीज़ है, इसलिए व्हाट वी विल डू, इसमें एक चीज़ है हमारे पास, कंट्रोलर, अबॉट कंट्रोलर। सो उसके हेल्प से हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, न्यू अबॉट कंट्रोलर, इसे कॉल करूँगा, अबॉट कंट्रोलर बन गया। अब हम इसके हेल्प से अपनी फैचिंग रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले फैच में एक इनिट का ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं हम, तो इसमें सिग्नल लिखूंगा, उसे सिग्नल एक प्रॉपर्टी है, उसमें पास करूँगा कंट्रोलर डॉट सिग्नल आ रहा है। अबॉट और सिग्नल दो चीज़ें हैं, अबॉट मैथड है, अगर मैं इस पर और करूँ मैथड, सिग्नल प्रॉपर्टी है, सिग्नल दे दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब सिग्नल तो दे दिया, लेकिन जब अनमाउंटिंग करें, मतलब रिटर्न कीवर्ड, यहाँ पे हम इसे अबॉट कर देंगे। सो कंट्रोलर डॉट अबॉट कॉल्ड। अब देखो क्या मज़ेदार चीज़ होगी, नो थ्रोटलिंग करके मैं रिलोड करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब आप इसे स्लो 3G, अब देखना स्विच कर रहा हूँ और कैंसिल हो जा रही है, अबॉट हो जाती है। मैं पेज 1 पे आके यहाँ आया तो कैंसिल, पेज 1 पे कर रहा हूँ तो हो जाएगी रिक्वेस्ट पूरी, ठीक है। 2 पे जाने के बाद अब पेज 1 पे आके पेज 2 पे जाऊँ तो रिक्वेस्ट कैंसिल। सो डजंट मैटर मैं कितना भी करूँ, लास्ट वाला ही होगा डायरेक्टली और आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटर अप्रोच, इससे हमारी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस से बताऊँ, क्योंकि तुम बोलोगे अरे हम तो नेटवर्क टैब खोल के दिख रहा है ऐसे क्या। सो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो नोट थ्रोटलिंग करता हूँ ताकि याद है, ठीक है। अब मैं करता हूँ फास्ट 3G, ठीक है, कि फास्ट 3G इतना स्लो नहीं है, देखो आ गया, ठीक है, जल्दी। अब एक काम करते हैं, इसे करता हूँ मैं कमेंट, ठीक है, अबॉट नहीं कर रहा। अब देखना, मैंने बार रिलोड कर लिया, अब करूँगा 5 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना कितनी देर लगी और आ गया, ठीक है। और अगर यहीं पे हमने कंट्रोलर रखा होता तो क्या होता, एकदम आ गया, ठीक है। और ये हमें सबसे बेटर दिखता है स्लो 3G में, क्योंकि यहाँ पे लिटरली लास्ट वाली रिक्वेस्ट होती है और आ जाता है, ठीक है। बट जब वो कंट्रोलर नहीं था उस टाइम ऐसे करके सारी एक एक करके पेंडिंग होंगी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ये आएगा, ये खौफ आया इतनी देर में। इनफैक्ट इसको और बड़ा कर दूंगा कुछ दिखाना, ये जो चीज़ है वाटरफॉल, ये जो ग्रे वाला एरिया है इस पर क्लिक करेंगे, यू सी दिस इज इंस्टॉल्ड, मतलब ये इतने देर के लिए पॉज था, ठीक है, वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। तो इतने टाइम तक कि खाली फालतू में पॉज थी, रिक्वेस्ट पेंडिंग स्टेट में थी। तो जो लास्ट वाली हो कितनी देर तक पेंडिंग में रही, राइट। वेयर एज अबाउट अगर हो तो आप फिर से रिलोड करते हैं, तो मैं शिफ्ट करता हूँ पेज, यूजी लास्ट वाले आने में टाइम है बट आ गई, और कितनी देर के लिए रही, 97 ms के लिए, ऑलमोस्ट नन। सो यू कैन सी
पेंडिंग में फालतू में नहीं रही है, पॉज पे। इसीलिए इट इज़ मैंडेटरी कि हम यूज़ करें इससे अबॉट को जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, ये नहीं कि फालतू में भर दिया, राइट। अब मैं एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, देखो। अब मैं दिखाने वाला हूँ कस्टम हुक कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ सिनेरियोज में कस्टम हुक से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और फालतू में कोड करने से बचते हैं। दिखाता हूँ कैसे। और एक चीज़ और भी देखी मैंने, ये देख रहे हो पोस्ट, हम दिखा यूज़र रहे हैं बट फैच पोस्ट पे कर दिया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पोस्ट की थी जो एज अ मैं यूज़र दिख रही हैं। तो एक काम करता हूँ, इसे पोस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, पोस्ट सेट पोस्ट्स, और ये है पोस्ट की एरे एंड दिस विल बी पोस्ट, और यहाँ यूज़ करेंगे हम सेट पोस्ट, ठीक है। और मैप भी करना है पोस्ट पे, ठीक है। सेम चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनफैक्ट एक टाइपोग्राफी और ऐड कर देता हूँ, वेरिएंट S3, ठीक है। पोस्ट दिख रही है, सो इसमें तो ये आ गया, बट अगर हम यूज़र करते हैं तो यूज़र आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को पेज को कॉपी करूँ, Ctrl+A किया मैंने, क्लोज कर दिया, जाता है पेज 2 पे, यहाँ पे सब कुछ कट कर दिया, लास्ट वाला एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है ये अवेलेबल है। पेज करूँगा इसे, जो कॉपी किया था, इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पेज भी आ गया, इसे हटा के पेज 2 मिल गया नाम, और ये ऊपर रखूँगा इसका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब पेज 2 पे जाऊँ तो सेम चीज़ मिल जाएगी, पोस्ट। तो इसमें सबसे पहले तो यूज़र फैच करने वाले हम, इसलिए मैं हेडिंग देता हूँ यूज़र्स, ठीक है। और अगर जो URL था इसमें स्लैश पोस्ट की बजाय स्लैश यूज़र्स पर जाते हैं तो यूज़र्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्लैश यूज़र्स इस पे जाना है, और सिंस हमें नहीं पता यूज़र कैसे होने वाला है, इससे पहले तो इसे यूज़र करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, और इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी नेवर कह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा लोग कर रहे हैं हम इसको, वैसे इसको भी यूज़र्स बना देता हूँ मैं, सेट यूज़र्स, सेट यूज़र्स, और नीचे यूज़र्स फ्रॉम ऐप। और ज़्यादा टाइटल नहीं है तो उसको इग्नोर करो। वैसे एक चीज़ और, यूज़र वगैरह सब कुछ उसमें लिखा था, तो उसमें पोस्ट चेंज ना करके सिर्फ हमें इंटरफेस चेंज करना था और एक URL चेंज करना था, तो उसमें यूज़र ही कर देते, इसमें पोस्ट बना लेते हैं, राइट। बट कोई बात नहीं, क्या करना है। खैर, पेज 1 पे आता है तो पोस्ट, पेज 2 पे आता है तो यूज़र्स, खैर इसमें पेज 2 पे लिख देते हैं, ठीक है। बट व्हाट माई पॉइंट इज़, कंसोल में अगर चेक करें, सॉरी नेटवर्क टैब अब जरूरत नहीं, इसमें चेक करें, और ये क्या रहा है, वो कह रहा है उन्हें छोड़ो, बट पेज 2 इस पर चेक करें तो 10 यूज़र्स हैं, और ऑब्जेक्ट चेक करें तो क्या क्या, एड्रेस, कंपनी बहुत कुछ, हमें नहीं चाहिए इतना कुछ, हमें चाहिए सिंपली क्या, ID ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ID हो गया, नेम हो गया, यूज़र नेम, सो यूज़र नेम, अरे कितना इनफ रहेगा, ठीक है। 3 चीज़ें ले रहे हैं हम बस, तो कंसोल बंद। अब मैं कह सकता हूँ ये एरे होगी यूज़र की एरे, यूज़र की एरे, और टाइटल के बजाय हम दिखाएंगे क्या, नेम। तो दिख रहे हैं बेसिकली यूज़र्स आ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर हम चेक करें नेटवर्क टैब में आके, तो पहले मैं तो नेटवर्क टैब में, तो यूज़र्स आ गए, और अबाउट इस पर भी सही काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका ड्यूरेशन वापस से सही करता हूँ, नो थ्रोटलिंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग रहा है। और एरर क्या क्या आ रहे हैं देखते हैं। हो गया, की का एरर आ रहा है कि हमने दोनों में से किसी में पास नहीं किया, राइट। तो की कर देते हैं ID इसमें भी और पेज 1 में भी,
अब एरर चेक करें, एरर तो नहीं आ रहे, ठीक है। सो व्हाट माई पॉइंट इज़, दोनों फाइल दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़्यादा एग्जैक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है वो तो, खैर है ना। अब हमें फोकस करना है इस पार्ट पे, क्योंकि अभी की केस में कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि सिंटैक्स भी ये सेम ही है। तो इस केस में तो हम सेपरेट HOC बना सकते हैं, हाई ऑर्डर कंपोनेंट, बट ऐसा नहीं होता हमेशा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट सेम हो, फैचिंग वगैरह, कि हल्का से URL बदलना है, कि हल्का से URL बदलना, बाकी सब सेम, राइट। तो उस केस में हम अपना कस्टम हुक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, तो उसके लिए अलग फाइल मैंडेटरी नहीं है, बट मैं बनाता हूँ नया फोल्डर यूटिल्स, ठीक है। इसमें एक फाइल बनाऊंगा कस्टम हुक, या फिर हुक, खाली हुक, hooks.ts, ठीक है। सो यह हुक बनाएंगे। अब हुक के लिए मैंडेटरी क्या है, क्या करना है, और हाँ ये TSX ही करते हैं इसको भी, TSX, ठीक है। तो अगर RFC करूँ, RFC ये हुक है, नहीं हुक नहीं है, हुक में यूज़ कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई हुक बना रहा हूँ, लेट्स से यूज़ फैच डेटा, ये है हुक का नाम, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और JSX रिटर्न नहीं करेगा, अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हुक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अभी फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉपी कर लो किसी को भी, पेज को या पेज टू को, डजंट मैटर, ये हम सब कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये मैं यहाँ रखूँगा रिटर्न से पहले। तो ये जो जो चीज़ें इंपोर्ट करने को बोल रहा कर दो, तो ऊपर से करते हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, अभी बोल रहा है यूज़र कहाँ से आया। सो इग्नोरिंग दिस, हम ही कह सकते हैं, अब मैं इसको, इस वाले यूज़ फैच को, सारा सेम कोड है, इन सब लाइन की बजाय डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ यूज़, क्या नाम है, नाम भूल जाऊँगा, यूज़ फैच डेटा, इंपोर्ट होगा, इसको कॉल करूँगा। तो ये हुक की तरह मैंने कॉल किया, और ऊपर नीचे जरूरत नहीं अब, ठीक है। इसको मैं पास कर सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, ये टाइप है ना कि वैल्यू, अगर पास करूँगा तो ये बोलेगा यूज़र ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इज़ बीइंग यूज एज वैल्यू, तो ऐसे नहीं कर सकते। सो अब क्वेश्चन आया था फिर, तो ये तो दिक्कत हो गई, यूज़र में इसमें बनाना पड़ेगा, राइट, ऐसे है ना, या फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यूज़ कर पाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, हम यही बनाएंगे और इसको एज जेनेरिक यूज़ करेंगे। वैसे ये एडिशनल टाइप स्क्रिप्ट का स्टेप है, अगर JS हो तो इसकी दिक्कत ही नहीं होती, तो एज जेनेरिक यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट हम लेंगे टी, ये TSX के साथ ही है, इसको लग रहा है ये JSX है, ये JSX एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमें कॉमन डालना पड़ेगा। अब इसको पता लग गया ओके जेनेरिक है। अब ये जो T वेरिएबल है या T टाइप का, तो ये पूरे इसमें अवेलेबल है मेरे को यूज़ करने के लिए, तो यूज़र की वजह T मान लूँगा मैं, ठीक है। अब ये T प्लेस होल्डर है, जो भी मैं ऐसे भेजूँगा उससे रिप्लेस हो जाएगा, तो मैं यूज़र भेजूँगा। कैसे, मैं लूँगा यूज़र, देखो इस पर यहाँ पे लिखा गया ऑटोमेटिकली T, जो भी मैं पास करूँगा यहाँ पे T की बजाय वो आ जाएगा, मैं यहाँ पास करूँगा यूज़र, ठीक है। तो यहाँ हो गया यूज़र, तो यूज़र कैरे बन गई। अब ये यूज़र स्पेसिफिक है, तो यहाँ क्योंकि यूज़र कोई को फैच कर रहा है, तो मैं ऊपर डेटा एक्सेस करूँगा, मतलब URL एक्सेस करूँगा, URL जो कि होगी स्ट्रिंग, और इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यूज़र्स की बजाय ऊपर से हम लेंगे URL, ठीक है। फिर वहाँ से मैं पास कर दूँगा, ये एरर बोलेगा, देखो क्या कह रहा है, URL वाज नॉट प्रोवाइडेड, तो URL है यूज़र्स, करेक्ट, ठीक है। अब तो ठीक है। सो इसका नाम भी बदल सकते हैं हम, इसको कर दूंगा डेटा, शायद डेटा,
और यहाँ रखेंगे सेट डेटा, और ये इससे ही ले रहा ना कि उससे, बट स्टिल तुम्हें ढंग से क्लियर दिखे इसलिए मैं इसको वैल्यू रो देता हूँ। ठीक है, अब तो सही है। और कंसोल भी कर देंगे डेटा। अब डेटा को एक दिक्कत है, लेकिन डेटा यहाँ कैसे एक्सेस करूँ मैं, क्योंकि ये यूज़र मांग रहा है। सो अब क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करा सकते हैं डेटा को। ठीक है, सो यहाँ रखेंगे यूज़र्स इज इक्वल टू दिस। यूज़र क्या है देखो, उसको ऑलरेडी पता है, टाइप स्क्रिप्ट के तो अलग ही मज़ा है। तो बस बना लिया। अब यूज़र डायरेक्टली यूज़ हो रहा है सिर्फ एक लाइन लिख के, और मज़े की बात है इसको कॉपी करूँगा, पेज 2 में आऊँगा, ये सब उड़ा दूंगा मैं, हटाओ उसको, सिर्फ ये लाइन लिखूँगा, ये कर दूंगा पोस्ट, और टाइप होगा इसका पोस्ट, और URL पोस्ट। एक लाइन लिखी है बस। ओके, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट। और ऊपर अननेसेसरी चीज़ें हटाते नहीं चाहिए जो कि, तो लिटरली एक लाइन लिखी है, इसमें एक लाइन, इसमें एक लाइन, और ये कस्टमर को हमने बना लिया अपना अलग। सो अब चेक करें, अगर ये देखो पेज 2 यूज़र्स, पेज 1 पोस्ट, अब भी सेम रिजल्ट। कंसोल चेक करता है, रिलोड किया, और एक तो ये ठीक करूँ, रिलोड किया, 100 पोस्ट आ गई, पेज 2 पे जाते हैं 100 यूज़र आ गए। ठीक है, तो कितने सारे डुप्लीकेट कोड से हम बचें। इनफैक्ट एक मज़ेदार चीज़ और दिखाता हूँ, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हुक में मैं वापस जाता हूँ, एक चीज़ और बनाता हूँ मैं, क्या, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट। ठीक है, और पहले बता दूंगा बूलियन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, तो कंसोल हटाना एक तो मैं, सो लोडर भी बना दिया हमने। पहली चीज़ हम करेंगे लोडिंग सेट लोडिंग ट्रू। ठीक है, और इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये करने के बाद सेट लोडिंग फॉल्स। एरर के केस में भी यही, सेट लोडिंग फॉल्स। तो हमारे पास अब 2 वेरिएबल है, लोडिंग को यूज़ करेंगे, इसे भी डेटा के अलावा भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लोड डेटा और लोडिंग दोनों। अब देखो एक एरर आ गया कि इसमें ये यूज़र जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो पहली बात तो अब क्या रहा है, यूज़र्स है ही नहीं, यूज़र्स नहीं है, अब तो डेटा है ना। पहले जो था वो डायरेक्ट रिटर्न होता, किसी भी नाम से ले लो, अब तो डेटा ही है। सो हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे इस नाम से। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भी सेम डेटा लेंगे पोस्ट नाम से, तो फिर से आ गया। लेकिन इस बार हमारे पास एक चीज़ और है, लोडिंग, राइट। इस कंटेनर की बजाय या फिर ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, ये फ्लोटर देन शो लोडर। सो अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, सोर्स में ऐसे बना रहा हूँ लोडर, RFCE बन गया लोडर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग MUMA लोडर जैसा कुछ होगा। बारी हम बाकी एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। तो वी कैन से सब कुछ हटा के कंटेनर में ही लोडिंग ट्रू है, देन शो लोडर, अदरवाइज जो हमने कट किया है वो शो करेंगे। और सेम चीज़ यहाँ स्टैक कट, अगर लोडिंग ट्रू है तो शो लोडर, अदरवाइज वो स्टैक। ठीक है, और एक काम करता हूँ, पूरी स्क्रीन करता हूँ, तो इतना फास्ट आया पता ही नहीं चला। सो
हमको पता क्या करना है। नेटवर्क टैब स्पीड कम करनी है। पहले बात तो थोड़ा बड़ा करता हूँ। फ्लो 3G पेज 2, ये देखो लोडर ऊपर आ रहा है, तो लोडर में जाके इसको एडजस्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। सो देखो लोडर मैंने ऐसा बना दिया, और अब चेक करें, ये देखो पेज 1 पे लोडर आया पहले, फिर डेटा आ गया, सेम पेज 2 पे, सब सही चल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी पूरी रिएक्ट ऐप को। हमने डिबाउंसिंग देखी, उसके बाद API कैसे मस्त करें अबाउट का यूज़ करके, वो देखा, राइट, अबाउट कंट्रोलर, और उसके बाद हमने देखा कस्टम हुक कैसे बनाना है, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें मस्त लगी होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो या फिर इस टाइप की वीडियो पसंद है, देन यू कैन चेक आउट माई रिएक्ट कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या चेक दैट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।